हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल काद्यन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन साथ में सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। कि इट इज द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री which deals with the study of electrical and chemical energy and how they are related to each other। तो देखिए बेसिकली हमारे पास सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी, किसकी स्टडी करती है बेसिकली इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी की, एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, और ये बेसिकली आपस में कैसे इनके बीच में रिलेशनशिप है। सेकेंड डेफिनेशन यदि करना चाहते हैं आप, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ ए प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके अंदर जो प्रोडक्शन हो रही है, किसकी प्रोडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी की, फ्रॉम एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस, एनर्जी रिलीज होगी कब, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अक्कर होगा, एंड ए केमिकल रिएक्शंस एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये सेकेंड डेफिनेशन हमारे पास। तो सबसे सिंपल डेफिनेशन पड़ेगी, वो कौन सी पड़ेगी बच्चों, हमारे पास फर्स्ट वाली। इट इज द ब्रांच ऑफ ए केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी कर रही है, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एनर्जी एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। कि द प्रोसेस विच इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इनटू किसमें, आयंस में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बेसिकली, दिस इज ए साल्ट सॉल्यूशन। कि वो प्रोसेस कि विच इन्वॉल्व द डीकम्पोजिशन मीन्स टूट जाना, किसके अंदर टूट जाना, इलेक्ट्रोलाइट का आयंस के रूप में। तो दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स बेसिकली देखिए इसके अंदर से क्या करना है आपने, आयंस में कब टूटेगा, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज अप्लाइड ऑन इट, जब इसके ऊपर आप इलेक्ट्रिसिटी को अप्लाई करोगे। कि द आयंस फॉर्म मूव टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, जो वो आयंस टूटेंगे कैटायंस और एनायंस, वो कहाँ पर मूव करेंगे, रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड मीन्स इज लाइक इज ए कैथोड और एनोड की तरफ। द प्रोसेस इज प्रेफर्ड इन ए इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ये जो प्रोसेस कहाँ पर परफॉर्म्ड होगा, बेसिकली इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर। तो सिंपल डेफिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है हमारे पास, कोई भी साल्ट सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स लाइक इज ए, कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाइड करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऊपर, वो बेसिकली डिसोसिएट हो जाता है या डिकम्पोज हो जाता है किसके रूप में, आयंस के रूप में। अब वो जो आयंस होंगे बेसिकली कैटायन और एनायंस मूव कहाँ करेंगे, टूवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स मीन्स लाइक इज ए कैथोड और एनोड की तरफ। और ये जो प्रोसेस परफॉर्म्ड होगा बेसिकली कहाँ पर होता है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पर इफेक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस ऑन ए इलेक्ट्रोड यूज। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। तो देखिए इसके अंदर कि कौन सा इफेक्ट होगा प्रोडक्ट के ऊपर ऑफ ए इलेक्ट्रोलिसिस ऑन द इलेक्ट्रोड यूज, जब हम इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। नंबर वन, कि इफ इलेक्ट्रोड्स आर ए नोबल मेटल, यदि इलेक्ट्रोड किसकी है बेसिकली नोबल मेटल, सच एज ए गोल्ड लिया आपने या फिर प्लेटिनम, कि देन एनायंस विल ऑक्सीडाइज एट एनोड, तो जो हमारे पास एनायन है वो कहाँ पर ऑक्सीडाइज होंगे, एनोड के ऊपर। सेकेंड केस के अंदर, इफ इलेक्ट्रोड आर ए अदर मेटल, यदि इलेक्ट्रोड किसकी है, अदर मेटल सच एज ए कॉपर, सिल्वर, जिंक, एंड देन दे आर देमसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज एट ए एनोड, तो ये खुद ही क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कहाँ पर, एनोड के ऊपर। तो ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। अब इस केस में कि जो इलेक्ट्रोड आपने नोबल मेटल की ली, जिसके अंदर आपने गोल्ड लिया, प्लेटिनम लिया, तो एनायन विल बी ऑक्सीडाइज कहाँ पर होंगे, एनोड के ऊपर। यदि आपने इलेक्ट्रोड किसकी ली, सच एज ए मेटल कौन सा लिया, कॉपर लिया, सिल्वर, जिंक, तो ये खुद ही क्या होंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कहाँ पर, एनोड के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन, कि जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी होती है कैटायन की वो क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिथियम इज लेस देन ऑफ ए पोटासियम, लेस देन ऑफ ए सोडियम, बेरियम लेस देन, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ऐसे। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन किसकी होगी, फ्लोरीन की। उसके बाद गोल्ड, फिर ये हमारे पास सिल्वर, ऐसे ही कॉपर, हाइड्रोजन, पीबी, लेड, निकल। तो ये आपने अच्छी तरह से लर्न करनी है। यदि ये लर्न कर लेते हैं तो आपको बेसिकली जब आप कोई भी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सेल को डिनोट करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग आप बिल्कुल इजीली वैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास लिथियम, पोटासियम, सोडियम, बेरियम कैन बी मैग्नीफाई ऑल मेन जोन्स, ये क्या होते हैं बेसिकली, सभी मेन जोन्स होते हैं। तो ये डिस्चार्जिंग टेंडेंसी है स्पेशली किसकी, कैटायन की। ऐसे ही मैं आपको कराऊंगा आगे डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए एनायन। तो देखिए इसके अंदर आगे नेक्स्ट,
अब इसमें पॉइंट भी नोट कीजिए कि फाइनली क्रेडिट्स कम्स विद ए निकल एंड लेड चेंजेस टू ए कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड फॉर एवर। अभी हमने पढ़ा कि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन सबसे ज़्यादा किसकी होती है, फ्लोरीन की। उसके बाद किसकी पढ़ी आपने अभी, गोल्ड की पढ़ी, फिर सिल्वर था हमारे पास, फिर कॉपर था। जो हमारे पास लिथियम है, लिथियम की जो डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ कैटायन क्या होती है, सबसे कम होती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए एनायन। अब एनायन के केस में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, आयोडीन की, फिर ब्रोमाइड की, फिर किसकी होगी बच्चों, क्लोराइड की, फिर हमारे पास हाइड्रोक्साइड, फिर हमारे पास नाइट्राइट, और उसके बाद नाइट्रेट, और उसके बाद सल्फेट, और उसके बाद हमारे पास कौन सा है, फ्लोराइन है। अब इस केस में कि एट ए कैथोड द रिएक्शन इज प्रेफर्ड हैविंग इज ए हायर वैल्यू ऑफ ए ई नोट। ई नोट मीन्स क्या होता है हमारे पास, दिस इज ए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सेकेंड पॉइंट, एंड नोट दैट इज ए रिएक्शन इज प्रेफर्ड हैविंग ए लोअर वैल्यू ऑफ ए ई नोट। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स को आपने कंपैरिजन करना है कि जब कैथोड की रिएक्शन अक्कर होती है, अब एट ए कैथोड द रिएक्शन इज प्रेफर्ड हैविंग इज ए हायर वैल्यू ऑफ ए, कैथोड के ऊपर ई नोट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। एनोड के केस में इसकी ई नोट की वैल्यू क्या होगी, लोअर। तो ये दोनों पॉइंट आपने डिनोट कर लेने हैं। एनोड पे क्या होगी, ई नोट की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली लोअर होगी, एंड कैथोड के ऊपर ई नोट की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली हायर होगी। अब कुछ एक सिंपल सी ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स देखिए आप। सबसे पहले सीसी का मतलब क्या होता है हमारे पास, कैटायन मूव टूवर्ड्स इज ए कैथोड, कि कैटायन यहाँ पर मूव करेंगे बेसिकली कैथोड की तरफ। ए का मतलब क्या होता है, एनायन मूव्स टूवर्ड्स इज ए एनोड, ये कहाँ पर मूव करेंगे, एनोड की तरफ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रिक्स है एनोक्स। एनोक्स का मतलब क्या होता है, एनोड ऑक्सीडेशन पे कहाँ होगा, बेसिकली एनोड का मतलब क्या होगा, एन का मतलब है एनोड, और ऑक्स का मतलब क्या है हमारे पास, ऑक्सीडेशन। एट एनोड ऑक्सीडेशन क्या होगा, यहाँ पर अक्कर होगा। रेड कैट का मतलब हमारे पास रिडक्शन अक्कर कहाँ पर होगी, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होगी। सिंपल है। सीसी का मतलब कैटायन टू मूव टू कहाँ जाएंगे, बेसिकली कैथोड की तरफ। ए का मतलब क्या है हमारे पास, एनायन मूव टूवर्ड्स इज ए एनोड। एनोक्स एनोड ऑक्सीडेशन अक्कर होगा। रेड कैट मीन्स रिडक्शन अक्कर एट ए कैथोड। उसके बाद अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं बेसिकली। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस जो हमारे पास है, मोल्टन NaCl यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया यहाँ पर, मोल्टन मीन्स होता है पिघला हुआ NaCl। अब NaCl के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये बेसिकली डिसोसिएट या डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब हमने यहाँ पर क्या लिखना है इस केस के अंदर कि रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग डालेंगे इसको, एट कैथोड और एट एनोड। अब कैथोड पे क्या होगा, बेसिकली जो पॉजिटिव वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो गेन करने से वो किस में कन्वर्ट होंगे, Na के अंदर। अब नेक्स्ट हमारे पास एनोड। एनोड के पास हमारे पास क्या है, ये नेगेटिव वाला बेसिकली, तो Cl नेगेटिव। अब ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, बाहर निकालेगा, तो Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं C प्लस Cl, तो क्या बन जाएगा, Cl2। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए मोल्टन NaCl यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए एक्वस। अब एक्वस की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले में हमने किसकी बात की थी, मोल्टन की। अब एक्वस मीन्स इसे वाटर कंटेन कर रहा है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, यूजिंग ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब इस केस के अंदर NaCl इलेक्ट्रिसिटी पास की आपने, तो डिसोसिएट या डिकम्पोज इन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मीन्स Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब आपने क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एट ए कैथोड एंड एनोड के अकॉर्डिंग इसकी सेल रिएक्शन करनी है। अब बेसिकली हम एक्वस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी लेके चलोगे, इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी आपने पास करनी है, तो ये किसमें डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। अब यहाँ पर आप क्या राइट डाउन करोगे, एट ए कैथोड एट ए एनोड। अब कैथोड में अकॉर्डिंग टू द डिस्चार्जिंग टेंडेंसी, अभी आपने देखा था डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा किसकी है, जिसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगी अकॉर्डिंग टू द कैटायन, उसी को आपने लेके चलना है। तो हमारे पास Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव में कंपैरिजन करें तो किसकी ज़्यादा है, H पॉजिटिव की। तो H पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन वापस गेन करेगा, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर। तो H प्लस H क्या बोलोगे आप इसको, H2 एट एनोड। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड वही सेम चीज़, वही क्या देखना है आपने, यहाँ पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए एनायन देखनी है। तो एनायन में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा होगी, Cl नेगेटिव की एज कम्पेयर टू दी OH। तो हमने Cl नेगेटिव लिया, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया इसने, तो यहाँ पर, और ये C प्लस C हम क्या लिख सकते हैं, Cl2। यदि आप लिखना चाहते हैं ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन यही है हमारे पास, ये वाला लिखोगे और ये वाला लिखोगे, तो उसके अकॉर्डिंग उसमें से कट कर दोगे, जो भी आएगा वो हमारे पास ओवरऑल प्रोडक्ट बन के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। आपने देखना है ये नोबल मेटल चल रही है, नोबल मेटल, तो ये क्या होंगे बेसिकली
याद रखना आपने, जो हमारे पास एनायन होंगे वही क्या होंगे बेसिकली, अभी आपने पिछले पेज पे पढ़ा था, वही ऑक्सीडाइज हो जाएंगे कहाँ पर, एनोड के ऊपर। अब इस केस में आपने सॉल्यूशन कौन सा लिया, एक्वस कॉपर सल्फेट CuSO4 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की तो डिसोसिएट किस में हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। फर्दर यहाँ एक्वस की बात हो रही है तो वाटर मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रिसिटी पास, पॉजिटिव चार्ज प्लस OH नेगेटिव। अब इस केस में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी आप देखोगे ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए 2 कैटायन और दिस इज ए 2 एनायन। तो एट ए कैथोड, कैथोड पे क्या होगा आप देखिए ध्यान से, कैथोड पे डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी कॉपर की, एज कम्पेयर टू दी हाइड्रोजन। तो Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 पॉजिटिव, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर के अंदर। एट एनोड आप डिस्चार्जिंग टेंडेंसी यदि कंपैरिजन करके देखें तो सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पर, OH नेगेटिव की, तो OH नेगेटिव लेके चलोगे, OH किस में कन्वर्ट हो गया, OH और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को इसने रिमूव कर दिया, OH प्लस OH हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इज ए H2O। अब ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी, इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम्स के अंदर ये इनफ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब इस केस में देखिए बच्चों, AgNO3 लिया, यहाँ पर एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिसिटी पास की तो डिसोसिएट किस में हो गया, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव के अंदर। सेम एज इट इज आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास की तो H पॉजिटिव प्लस किस में टूट गया, ये OH नेगेटिव में। ये डिसोसिएशन होती है, डिकम्पोजिशन होती है, किसके अंदर टूट जाना, एनायन और कैटायन के अंदर। अब यहाँ पर फिर क्या लिखना है आपने, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड एट ए कैथोड और एट ए एनोड। अब कैथोड के केस में हमारे पास तो क्या देखना है आपने यहाँ पर, क्योंकि इलेक्ट्रोड क्या लेके चल रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, तो आपने देखना है यहाँ पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू दी कैटायन, तो हमारे पास सिल्वर की ज़्यादा है, तो Ag पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो किस में चेंज हो जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट के अंदर, Ag के अंदर। ऐसी एट एनोड, एनोड में डिस्चार्जिंग टेंडेंसी देखोगे इन दोनों के अंदर से तो किसकी ज़्यादा है, OH नेगेटिव की, तो OH नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो OH प्लस OH इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, H2O। तो ये आप लिख सकते हो इलेक्ट्रोलिसिस, जो भी आपने किसी भी साल्ट सॉल्यूशन की लिखनी है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कॉपर क्लोराइड यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। अब कॉपर क्लोराइड हमारे पास क्या है बेसिकली, CuCl2 इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पास की तो किस में डिसोसिएट हो गया, कॉपर 2 पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि कॉपर की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, और Cl के आगे 2 क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास क्लोराइड की वैलेंसी होती है -1 एज कम्पेयर टू दी वाटर। अब यहाँ पर एक्वस फॉर्म है तो वाटर भी लेके चलना है आपने, तो वाटर भी किस में डिसोसिएट होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। अब हम फर्दर क्या करेंगे, इसका एट एनोड एंड कैथोड की बात करने वाले, तो हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या होगा बेसिकली, क्योंकि डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी है, कॉपर की सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी H पॉजिटिव, तो कॉपर लेके चलेंगे, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट किस में चेंज हो गया, ये कॉपर के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास एट एनोड, तो Cl नेगेटिव, यहाँ पर डिस्चार्जिंग टेंडेंसी किसकी देखोगे, Cl और OH की, तो किसकी ज़्यादा है, Cl की सबसे ज़्यादा है एनोड के केस में, एनायन में, तो एज कम्पेयर टू दी OH। तो Cl किस में डाइवर्ट हो गया बेसिकली, Cl प्लस 1 इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, तो Cl प्लस Cl क्या लिख सकते हो आप, Cl2 लिख सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली है इसके अंदर देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ए H2SO4 यूजिंग इज ए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखो यहाँ पर अभी तक क्या यूज़ करते आ रहे हैं हम, नोबल मेटल की इलेक्ट्रोड यूज़ करते आ रहे हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आपने पास की तो किस में डिसोसिएट हो गया, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स लिए इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर से पास की तो वाटर मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू दी कैटायन प्लस एनायन। अब यहाँ पर जब आप लिखते हो एट कैथोड एंड एनोड, तो इस केस में आपने यहाँ पर जो ये कैटायन है हमारे पास, यहाँ से क्या देखनी है आपने, डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए कैटायन किसकी ज़्यादा है, तो ये तो दोनों सेम है, तो H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो किस में कन्वर्ट हो गया, H के अंदर। अब यहाँ पर H प्लस H क्या बन गया हमारे पास, H2। अब यहाँ पर देखोगे आप डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ऑफ ए एनायन, ये हमारे पास 2 एनायन है, तो सबसे ज़्यादा किसकी है यहाँ पर एज कम्पेयर टू दी, तो OH की सबसे ज़्यादा है, जो अभी हमने स्टार्टिंग में की थी। तो आप क्या लिखना है आपने, एट एनोड OH नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर रखा है तो इसको ये रिमूव करेगा, OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, OH प्लस OH मिलकर क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल प्लस हाफ O2 बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब हम बात करेंगे यहाँ पर सिल्वर इलेक्ट्रोड की। अब ये सच अदर मेटल्स इलेक्ट्रोड आ गई हमारे पास, तो ये क्या होंगी, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएंगी कहाँ पर, एट एनोड के ऊपर। कि देखिए इस केस के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए सिल्वर नाइट्रेट एक्वस यूजिंग इज ए सिल्वर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है आपने, यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, सिल्वर इलेक्ट्रोड।
AgNO3 इलेक्ट्रिसिटी इसमें से आपने पास की, तो ये किस में डिसोसिएट हो गया, आयंस के अंदर, Ag पॉजिटिव प्लस NO3 नेगेटिव नाइट्रेट के अंदर। ऐसे ही एक्वस फॉर्म में था, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी पास की तो H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर डिसोसिएट हो गया। अब आपने यहाँ से क्या देखना है बच्चों, एट एनोड एंड कैथोड। अब कैथोड पे हमारे पास ये चीज़ है, इसमें से जिसकी डिस्चार्जिंग टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही आप कैथोड पे ले लोगे, तो किसकी ज़्यादा, यहाँ पर Ag पॉजिटिव की। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रखा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको वापस बैक दे देते हैं, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, Ag के अंदर। अब एट एनोड में क्या लेके चलना है, यदि हमारे पास जिसकी भी इलेक्ट्रोड है वो खुद ही क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी, तो ये सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो क्या लेके चलोगे आप, सिल्वर ही। Ag किस में चेंज हो गया, Ag पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए कॉपर सल्फेट एक्वस यूजिंग इज ए कॉपर इलेक्ट्रोड। अब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। देखिए ध्यान से कि कॉपर सल्फेट में से इलेक्ट्रिसिटी आपने जब पास की, डिसोसिएट इनटू द आयंस, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव्स। अब उसके बाद ये एक्वस सॉल्यूशन था, वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिसिटी पास की तो किस में डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव के अंदर। अब इस केस के अंदर देखो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड है एनोड पे, तो यही क्या हो जाएगा, खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आपने कैथोड पे देखना है, तो कैथोड पे हमारे पास ये दो हैं यहाँ पर, तो दोनों में से जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर, जो टेंडेंसी मीन्स कैटायन की टेंडेंसी ज़्यादा होगी वही आपने लेके चल रहे हैं, तो वो किसकी ज़्यादा है हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव की। तो कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन्स करेगा तो किस में डाइवर्ट हो जाएगा, ये कॉपर के अंदर। अब ये हमारे पास कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो यही क्या होगी, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगी, कहाँ पर, एनोड के ऊपर। तो कॉपर ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। तो समझ में आ गया बेसिकली ये। नेक्स्ट हमारे पास यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है। अब इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ए मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड पॉइंट, इट इज़ यूज फॉर ए इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कहाँ यूज़ करते हैं इसका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसका यूज़ करेंगे। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू प्रिपेयर ए सर्टेन गैसेज, कहाँ यूज़ करना है इसका आपने, सर्टेन गैसेज सच एज ए, कौन सी गैस हमारे पास, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस। अब सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रोलिसिस यूजेस प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, सेकंड इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ करेंगे, और प्रिपेयर ऑफ ए सर्टेन गैसेज को बनाने के लिए सच एज ए हाइड्रोजन या फिर क्लोरीन गैस को। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फैराडे फर्स्ट लॉ करेंगे, उसके बाद हम फैराडे सेकंड लॉ करेंगे। अब देखिए फैराडे फर्स्ट लॉ क्या होता है, इसकी डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी कि इट स्टेट दैट वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, कि किसी भी सब्सटेंस का जो वेट है वो डिपॉजिट हो जाता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। कब होगा, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, करंट पास करते हैं किसी भी साल्ट सॉल्यूशन के अंदर से। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन द इलेक्ट्रोलाइट, भाई कितने अमाउंट के अंदर आपने वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास की है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर से। तो सिंपल डेफिनेशन बच्चों, इट स्टेट दैट द वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द अमाउंट ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू इन द इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पर दैट इज हम क्या लिख सकते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यू। अब W क्या है यहाँ पर, दिस इज द वेट ऑफ ए सब्सटेंस, ये वेट ऑफ ए सब्सटेंस है जो डिपॉजिट हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोड के ऊपर। और क्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी। अब सिंपल लिख लो यहाँ पर, इफ W ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन पासिंग, किसके ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, बेसिकली क्यू चार्ज, कूलम, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देते हैं, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, Z। अब जो हमारे पास Z होगा, दिस इज ए कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी, इसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलेंगे। तो W इज इक्वल टू Z मल्टीप्लाई बाय क्यू, तो Z हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब आपने बेसिकली जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था कि जो हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब ये वैल्यू बेसिकली उठा के कहाँ पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, Z मल्टीप्लाई बाय I मल्टीप्लाई बाय T। अब इस केस में यदि हम करंट को 1 एम्पियर ले लेते हैं, क्योंकि करंट की वैल्यू हमारे पास SI यूनिट होती है एम्पियर, टाइम की हमारे पास 1 सेकेंड। अब तो W इज इक्वल टू, W क्या है हमारे पास, वेट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है ना, डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायरेक्टली ले लो या इक्वल ले लो, किसके इक्वल आ गया हमारे पास, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। तो कब आया यहाँ पर डेफिनेशन हमारे पास किसकी बन गई, बेसिकली डेफिनेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की डेफिनेशन बन गई कि इज द वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड,
कि देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट इज दिस सब्सटेंस कौन हमारे पास, कोई भी, वो कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, उसका वेट कहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। कब, व्हेन 1 एम्पियर ऑफ ए करंट इज पास थ्रू, किसमें से पास हो रहा है ये, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इन्हें 1 सेकेंड के अंदर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्लियर हो गई है। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैराडे सेकेंड लॉ। तो फैराडे सेकेंड लॉ हमारे पास ये भी सेम एज इट इज बिल्कुल फैराडे फर्स्ट लॉ के है, पर इसमें हमने किसकी बात करनी है, यहाँ पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है, 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की बात करनी है। कि इट स्टेट दैट द वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट द इलेक्ट्रोड, वही सेम चीज कि वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट एट ए इलेक्ट्रोड बाय पासिंग द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं किसके अंदर से, ओनली डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। पिछले वाले में हमने क्या किया था, सेम इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पर क्या लेके चल रहे हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दो सब्सटेंस के, कि जो इक्विवेलेंट वेट होगा उस सब्सटेंस का, उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सो दिस इज ए फैराडे सेकंड लॉ। तो हमारे पास इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक मास डिवाइड बाय दी वैलेंसी। अब 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, बेसिकली बच्चों 96500 कूलाम के, ये डायरेक्ट याद रखना है, कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं। उसके साथ साथ हमारे पास 1 फैराडे इज द चार्ज ऑफ ए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड, कि जो 1 फैराडे चार्ज है किसके ऊपर, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोड के ऊपर। तो 1 फैराडे की वैल्यू हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, बेसिकली एवोगैड्रो नंबर 6.02 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। अब यदि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है तो वो क्या आएगी, हमारे पास 96487, ठीक है ना। अब इसको हम अप्रोक्सीमेट लिख लेते हैं 96500 कूलाम पर मोल। अब इस केस में इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, दिस इज ए फैराडे कांस्टेंट। तो सिंपल डेफिनेशन थी बच्चों आपने, अब देखिए दोबारा फिर वंस अगेन कि फैराडे सेकंड लॉ, इट इज द वेट ऑफ ए सब्सटेंस डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड बाय पासिंग द सेम क्वांटिटी। इलेक्ट्रोड कहाँ पर डिपॉजिट हो रही है, इलेक्ट्रोड के ऊपर सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, कब हो रहा है, जब आपने सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां से पास किया डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए दो सब्सटेंस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है। इलेक्ट्रोलाइट कोई भी हमारे पास सॉल्ट सॉल्यूशन, ए सब्सटेंस दैट डिसोसिएट इनटू ए सॉल्यूशन, कि वो सब्सटेंस जो टूट जाता है किसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर, टू प्रोड्यूस आयंस, और ये आयंस की फॉर्मेशन देगा। हैंस इज ए कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या कर लेता है, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को जब कंडक्ट कर लेता है, ले लेता है इन डिजोल्व स्टेट के अंदर या फिर मोल्टेन स्टेट के अंदर। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl_H2SO4, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास रहेगा टाइप्स ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। अब सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देख लीजिए सबसे पहले कि द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू आयंस टू ऑलमोस्ट कंप्लीट एक्सटेंट, जो कंप्लीटली ही टूट जाता है उसको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास NaCl और H2SO4। वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास क्या होगा कि द इलेक्ट्रोलाइट विच डिसोसिएट इनटू आयंस, जो आयंस में डिसोसिएट होता है बट वेरी स्मॉल एक्सटेंट के अंदर, दिस इज कॉल्ड इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो इसमें आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करनी है, जो भी हमारे पास वीक एसिड होंगे या फिर वीक बेस होंगे वो सारे कहाँ पर आएंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, हमारे पास एग्जांपल है इसका वीक इलेक्ट्रोलाइट का, बेसिकली बच्चों कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर उसके बाद हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि करंट का पास होना कहाँ से, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर से, दिस इज कॉल्ड इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अभी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नंबर 1 इज द प्रेजेंस ऑफ ए आयंस के ऊपर, कि कितने अमाउंट के अंदर आयंस प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड सेकंड इज ए मोबिलिटी ऑफ आयंस, कि आयंस कितने मूवमेंट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर डिपेंड करेगा, दिस इज ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है फैक्टर ऑन विच ए इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड्स, कि कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डिपेंड करता है। नंबर 1 हमारे पास फर्स्ट है यहाँ पर नेचर ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट, कि किस प्रकार की नेचर होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट की। फॉर एग्जांपल
कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो गुड कंडक्टर होगा किसका, इलेक्ट्रिसिटी का, एज कंपेयर टू दी वीक इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट कि साइज एंड सोल्वेशन ऑफ ए आयंस। अब साइज, या तो साइज की बात कर ले, सोल्वेशन का मतलब क्या है कि जो अट्रैक्ट कर देते हैं बेसिकली, जो पानी के अंदर या सोल्यूशन के अंदर घुलने वाले, कि सोल्वेशन इज द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द आयंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट एंड ए सोलवेंट। कि देखिए ध्यान से कि जो सोल्वेशन होता है इज अट्रैक्टिव फोर्सेज, उसके बीच में क्या होती है, अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है किसके बीच में, आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड सोलवेंट के बीच में। तो सोल्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये चार्ज ऑफ द आयंस के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, ये याद रखना आपने। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सोल्वेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के क्या होगा, बेसिकली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन होगी तो इट मीन्स सोल्यूशन कम होगा, सोल्यूशन यदि ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन क्या होगी, कम होगी। थर्ड पॉइंट हमारे पास नेचर ऑफ ए सोलवेंट। अब नेचर ऑफ सोलवेंट, सोलवेंट शुड भी क्या होना चाहिए, पोलर, पोलर मीन्स इज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मीन्स लाइक इज ए हाई डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होना चाहिए। थर्ड हमारे पास फोर्थ पॉइंट, विस्कोसिटी ऑफ ए सोलवेंट। विस्कोसिटी मीन्स थिकनेस, सोलवेंट की जो थिकनेस है, कि विस्कोसिटी ऑफ ए सोलवेंट टू बी लो एंड शो दैट द आयंस कैन इजिली बी इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो ध्यान से, इस केस में क्या बताएगा कि जो विस्कोसिटी है सोलवेंट की वो यदि लो हो जाती है तो आयंस क्या करेंगे, इजिली मूव करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। यदि विस्कोसिटी ज़्यादा हुई तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, तो थिकनेस ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास फिफ्थ पॉइंट, द टेम्परेचर, कि विद इंक्रीज इन ए टेम्परेचर द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इंक्रीज बिकॉज द डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आयंस इनटू इंक्रीज। अब जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन भी इंक्रीज होगी, बिकॉज जो डिसोसिएशन हुई है इलेक्ट्रोलाइट आयंस की वो भी इंक्रीज हो गई, बट सोल्यूशन क्या हो गई, डिक्रीज, एंड विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट आल्सो वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो ये थे हमारे पास फैक्टर ऑन विच द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन डिपेंड्स, इनके ऊपर ये बेसिकली डिपेंड्स करता है। 5 पॉइंट थे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड हमारे पास साइज एंड सॉल्वेशन ऑफ आयंस, नेचर ऑफ ए सॉल्वेंट, विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट एंड द टेम्परेचर। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेटालिक कंडक्शन एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। तो ये कई बार एग्जाम्स में बेसिकली पूछा जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, मेटालिक कंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो मेटल के अंदर जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बेसिकली क्या होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पहला पॉइंट क्या दोगे, इट अक्कर ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का अक्कर होना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन हमारे पास इट अक्कर ड्यू टू द फ्लो ऑफ ए आयंस, यहाँ पर आयंस की फॉर्मेशन होती है, आयंस का फ्लो होना, कैटायंस और एनायंस का। सेकेंड पॉइंट कि मेटल डज नॉट डिसोसिएट ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो मेटल है वो डिसोसिएट नहीं होंगे ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, जब उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट इनटू आयंस ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे हमारे पास वो डिसोसिएट हो जाएंगे जब आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती हैं। थर्ड पॉइंट, रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड बाय द पॉजिटिवली चार्ज कर्नल, जो रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड किया जाता है वो कैसे, बाय पॉजिटिवली चार्ज कर्नल मीन्स पॉजिटिव चार्ज। जो रेजिस्टेंस इज प्रोवाइड बाय द सॉल्वेशन ऑफ ए आयंस एंड द विस्कोसिटी ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये आपने सारा डिफरेंस याद कर लेने हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास, इन ए मेटल कि रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन ए टेम्परेचर। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, हिंड्रेंस, रुकावट पैदा करना, अपोज करना, रेसिस्ट करना। कि इन ए मेटल रेजिस्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं इन केस ऑफ ए मेटालिक कंडक्शन तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन ए टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बेसिकली डिक्रीज हो जाता है। क्लियर हो गया ये। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, ये भी आपने जूनियर क्लासेस के अंदर पढ़ा था। तो देखिए इसके अंदर इट स्टेट दैट द पोटेंशियल डिफरेंस वी से डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को, अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, टू द करंट आई फ्लो थ्रू इट। देखियो सेम है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई किया और यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के आपने क्या लगा दिया, आर। आर हमारे पास दिस इज ए रेजिस्टेंस कांस्टेंट, ये क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट। अब इस केस में ओम्स लॉ इज ओबेड बाय बोथ ऑफ ए मेटालिक एज वेल एज ए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दोनों को ही ओबे करता है, मेटालिक को भी और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर को भी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डेफिनेशन रहेगी रेजिस्टेंस क्या होता है, कि रेजिस्टेंस इज द हिंड्रेंस ऑफ ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हिंड्रेंस मीन्स रुकावट, रुकावट पैदा करना किसका, जो फ्लो हो रहा है बेसिकली किस इलेक्ट्रॉन्स का, उसको रोकना।
कि द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल के। तो देखिए हमारे पास आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ से हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या लगा दिया, रो लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, रो। रो मीन्स इसे रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। यदि हम लेंथ को 1 सेंटीमीटर कर ले, एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर ले, तो आर इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास रो के इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ से डेफिनेशन किसकी बनेगी, रेजिस्टिविटी की, कि रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर, जो ऑफर की गई है कंडक्टर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए रेजिस्टिविटी। अब यहाँ से आपने यूनिट्स निकालनी है, तो यूनिट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली आपके एग्जाम्स के अंदर। तो यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होती है, ओम। ओम का ये हमारे पास सिंबल रहेगा। यूनिट ऑफ ए रेजिस्टेंस इन ए एसआई बेस यूनिट। अब एसआई बेस यूनिट के अकॉर्डिंग करेंगे। अब हमारे पास ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, आर की, तो V डिवाइड बाय क्या कर दिया, आई। अब हमने पता है कि बेसिकली जो हमारे पास आई है, आई किसके इक्वल होता है बेसिकली बच्चों, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी के। अब क्यू अपॉन टी के, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिकल वर्क डन किसके इक्वल होगा हमारे पास, W इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब यहाँ पर V की वैल्यू निकाल लो, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइड बाय क्यू। तो यहाँ W डिवाइड बाय क्यू पुट करके और I से उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब उस केस में अब नेक्स्ट हमारे पास कि R इज इक्वल टू, W किसके इक्वल होता है, वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। करंट हमारे पास I ऑलरेडी है, तो क्या इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू टी, तो क्या बन जाएगा, I स्क्वायर इंटू टी बन जाएगा। अब जो हमारे पास फोर्स है, फोर्स किसके इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन के, इंटू ये हमारे पास क्या पड़ा है, S का मतलब है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिवाइड बाय I स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय टी। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं सभी की। तो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, और करंट की होती है एम्पियर स्क्वायर, और टाइम की होती है सेकंड। जो यहाँ से कटता है काट लेते हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल जो रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर 2 टाइम्स है। उसके बाद एम्पियर ऊपर जाएगा -2, और सेकंड ऊपर जाएगी तो -3। ये हमारे पास यूनिट बन जाएगी रेजिस्टेंस की इन एसआई बेस के अकॉर्डिंग। उसके बाद है यूनिट ऑफ ए रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी अभी आपने किया था कि जो रेजिस्टेंस है बेसिकली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन। R इज इक्वल टू रो L बाय ए। अब यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R A डिवाइड बाई L। तो इससे हम डायरेक्टली ऐसा यूनिट क्या निकलेगी, ओम की, रेजिस्टेंस की हमारे पास ओम, एरिया मीटर स्क्वायर होता है, लेंथ मीटर होता है, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो क्या बन गई, ओम मीटर या फिर ओम सेंटीमीटर। तो क्लियर हो गया ये हमारे पास ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा कंडक्टेंस। क्या होता है कंडक्टेंस को हम बेसिकली डिनोट करते हैं C से, कि और G से भी डिनोट करते हैं। तो मैं C से लेके चलूँगा या G से लेके चलूँगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक्स के अंदर अकॉर्डिंग टू द C एंड G बोथ दिए हुए हैं आपको, कि द एज विच इज़ द करंट फ्लो थ्रू इन ए कंडक्टर, जो करंट को आसानी से पास करा देता है किसी भी कंडक्टर के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस। अब इसकी सेकंड डेफिनेशन, इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टेंस, ये भी आप लिख सकते हैं। तो हम इसको G से डिनोट कर रहे हैं, G इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू हमने क्या निकाली थी बेसिकली, तो अभी पीछे की है, रो L डिवाइड बाय ए चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास क्या बन गया, 1 बाय रो क्या होता है, कापा, ठीक है ना। इसको हम बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, कापा से। कापा हमारे पास होती है कंडक्टिविटी, तो ए डिवाइड बाय क्या रह गया, L। अब इसके बाद यूनिट ऑफ ए कंडक्टेंस, तो G इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 1 बाई R। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या करोगे, ओम मीटर, ओम इनवर्स लिख दो, या फिर ओम इनवर्स उसके अकॉर्डिंग लिखो, या फिर इसको रिवर्स के अकॉर्डिंग ही लिख देते हैं, मो या फिर साइमंस, इसकी ऐसा यूनिट रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं पीछे, कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर व्हेन ए लेंथ इज ए 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज ए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद कंडक्टिविटी क्या होती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ए रेसिप्रोकल ऑफ ए रेजिस्टिविटी, सिंपल सी डेफिनेशन है। ये रेसिप्रोकल किसके है, बेसिकली रेजिस्टिविटी के। इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको, कापा से डिनोट करते हैं, इसको हम कापा कहते हैं ग्रीक वर्ड के अंदर। तो कापा इज इक्वल टू 1 बाय रेजिस्टिविटी। अब रेजिस्टिविटी की वैल्यू आपने क्या निकाली थी, रो इज इक्वल टू RA डिवाइड बाई L। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, कापा इज इक्वल टू 1 बाय रो इज इक्वल टू 1 बाय R
नीचे आ गया और लेंथ चली गई ऊपर और डिवाइड बाय ए। तो 1/r क्या होता है हमारे पास, जी हमारे पास दिस इज ए कंडक्टेंस, या फिर इसको सी से डिनोट कर लो L/A। अब इस केस में हमारे पास यदि लेंथ को हम 1 सेंटीमीटर कर दें और एरिया को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दें तो कापा इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, कंडक्टेंस के। तो यहाँ से डेफिनेशन बन जाएगी किसकी, बेसिकली हमारे पास कापा की, कि द कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर इज लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या बनेगा हमारे पास, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट ऑफ ए कंडक्टिविटी। अब यूनिट निकाल लेते हैं कंडक्टिविटी की। अब कंडक्टिविटी की यूनिट हमारे पास क्या आएगी, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स, या फिर साइमन मीटर इनवर्स, क्योंकि जो साइमन होता है 1/ओम होता है, तो ये इनवर्स में है तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइमन मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये सीजीएस में है, या फिर साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये भी सीजीएस के अंदर है। तो क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट है हमारे पास सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट क्या होगा, इसको हम डिनोट करते हैं जी स्टार से। तो जी स्टार इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, L/A। सो दिस इज कॉल्ड इज ए सेल कांस्टेंट, इज नोन इज ए सेल कांस्टेंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, जी स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे इन ए ग्रीक वर्ड के अंदर। तो जी स्टार इज इक्वल टू किसके इक्वल है, L/A के। तो ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आल्सो कापा इज इक्वल टू हमारे पास जी, हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, दिस इज ए कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय जी स्टार इज ए सेल कांस्टेंट। अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 नेचर ऑफ मटेरियल्स के ऊपर, सेकेंडली टेम्परेचर्स, एंड थर्ड इज द नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट करेंगे किसी भी एटम के अंदर, या फिर साइज ऑफ ए आयंस प्रोड्यूस एंड देयर सॉल्वेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो सिंपल है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स किसके ऊपर कर रही है, नेचर ऑफ मटेरियल, सेकंड टेम्परेचर, एंड थर्ड इज ए नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है मेटालिक कंडक्टेंस क्या होंगे, कि मेटालिक कंडक्टेंस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन द मेटल कि दैट आकर ड्यू टू दी मूवमेंट ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। सिंपल सी बात है, मेटल की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो मूवमेंट्स होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। अब इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए नेचर ऑफ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल्स के ऊपर, सेकेंडली नंबर ऑफ ए वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम के ऊपर, एंड थर्डली इज द टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो जाता है बच्चों, यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है। मोलर कंडक्टिविटी को बेसिकली किससे डिनोट करते हैं, डेल एम से, ठीक है ना, डेल एम से या लैम्डा एम से। अब सी यहाँ पर मैंने इसलिए लगा दिया, कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब आप कंसंट्रेशन आप जानते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए इसकी डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ए मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। सिंपल डेफिनेशन कि कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल दी आयंस, कि कंडक्टिविटी पावर किसकी है, बेसिक कंडक्टिंग पावर किसकी है, सभी आयंस की जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं 1 ग्राम ऑफ ए मोल के अंदर से ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन दी सॉल्यूशन के अंदर से, दिस इज कॉल्ड इज ए मोलर कंडक्टिविटी। अब मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास डेल एम इज इक्वल टू कापा डिवाइड बाय सी मल्टीप्लाई बाय 1000। अब कापा हमारे पास कंडक्टिविटी है, सी हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन है। अब एसआई यूनिट ऑफ ए मोलर कंडक्टिविटी क्या बनेगी, साइमन मीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स, ये याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद सेकेंड मोल, ये हम साइमन को क्या लिख सकते हैं, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमारे पास मोल इनवर्स। सो ये हमारे पास डेफिनेशन रहेगी। मोलर कंडक्टिविटी डिनोटेड बाय डेल एम से डिनोट करते हैं, जो कंडक्टिंग पावर होती है ऑल ऑफ द आयंस जो प्रोड्यूस किए गए 1 ग्राम ऑफ ए मोल्स के अंदर से इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास वेरिएशंस। अब वेरिएशंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेसिकली। तो वेरिएशंस ऑफ ए कंडक्टिविटी विद ए कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो डेल एम हमारे पास कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी। अब यहाँ पर सी कंसंट्रेशन है तो मोल में लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो कापा इज इक्वल टू, तो यहाँ क्या करेंगे हम, डेल एम मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइड बाय किससे करेंगे, 1000 से। अब हमारे पास जो कापा है कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी आ गई, कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। तो इस केस में हम क्या लिखेंगे कि हैंस विद डाइल्यूशन। जब हम डाइल्यूशन की बात करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब क्या, अमाउंट ऑफ ए वाटर प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन, और डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए नंबर ऑफ, जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाती है। कितनी डिक्रीज होगी कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी ए करंट डिक्रीज। तो उस केस में देखो सिंपल सी बात है कि हैंस विद डाइल्यूशन, जब डाइल्यूशन की बात कर रहे हैं कि डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन नंबर ऑफ ए आयंस पर यूनिट वॉल्यूम दैट कैरी ए करंट डिक्रीज, तो वो भी डिक्रीज होती चली जाएगी। तो कंडक्टिविटी डिक्रीज फॉर किसके लिए कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विद ए डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट हमारे पास अब ये दोनों बेसिकली सेम है, वेरिएशन ऊपर वाली हमने कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की, निचले वाली हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन के। तो इस केस में हमारे पास डेल एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय सी। अब हमारे पास दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके आगे, कंसंट्रेशन के। यदि हम किसकी बात करें यहाँ पर, विद ए डाइल्यूशन फॉर ए मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन इंक्रीज, कि जब डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन की क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक्सप्लेन फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो कंसंट्रेशन यदि ज़्यादा है तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। मोलर कंडक्टिविटी यदि ज़्यादा है हमारे पास तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। सो ये हमारे पास वेरिएशंस था मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है डीबी हक्कल ऑन सागर इक्वेशन। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए होती है बेसिकली, कि इट इज़ एप्लीकेबल फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास, जब मैंने बताया था अभी NaCl हो गया, या फिर हमारे पास कोई भी NaOH ले लीजिए, QH ले लीजिए। तो इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी डेल एम नोट, ठीक है ना, माइनस ए और अंडर रूट सी। अब ए हमारे पास कांस्टेंट है, अंडर रूट सी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इनको कि डेल एम नोट इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। डेल एम हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी, ए हमारे पास कांस्टेंट, सी हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। अब हमारे पास इक्वेशन होती है मैथ्स के अंदर y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स। अब यहाँ पर जो मोलर कनेक्टिविटी है फॉर किसके लिए, एट इनफाइनेट डाइल्यूशन के लिए। इनफाइनेट का मतलब हमें भी नहीं पता, तो उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, बेसिकली इन्फिनिटी लगा देते हैं। तो इनफाइनेट डाइल्यूशन मींस द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन अप्रोचेस टू जीरो। जो कंसंट्रेशन होगी सॉल्यूशन की वो कहाँ पर चली जाएगी, अप्रोचेस टू जीरो, कि दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन। तो सिंपल डेफिनेशन है, इनफाइनेट डाइल्यूशन मीन्स क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन अप्रोचेस टू जीरो। जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन की वो कहाँ चली जाती है, अप्रोचेस टू जीरो, मीन्स इज ए मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है मोलर कंडक्टिविटी की, उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास कि ए डिपेंड ऑन ए चार्ज ऑफ ए कैटायन एंड एनायंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या था हमारे पास, कांस्टेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, चार्ज ऑफ ए कैटायन के ऊपर एंड एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, कि कितना उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट कर रहा है कैटायन और एनायन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल NaCl लिया आपने, डिसोसिएट हो गया किसके अंदर, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के अंदर, KCl लिया तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे यहाँ पर, 1 1 होंगे। 1 मतलब एक कैटायन का एक ही एनायन का। ऐसे ही आपने यहाँ पर ले लिया कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2 होता है बेसिकली। तो यहाँ पर कैल्शियम के ऊपर क्या होता है, चार्ज पॉजिटिव 2 और Cl के ऊपर -1। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या बनेगा, 2 1 इलेक्ट्रोलाइट बन जाएगा। अब इस केस में ये ग्राफ आपने समझना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप हैव ए सेम वैल्यू ऑफ ए। अब ये दिस इज द ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड ए कंसंट्रेशन। किस के बीच में है ये, मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन के बीच में। स्लोप नेगेटिव आ रहा है, बेसिकली नीचे की तरफ नेगेटिव आ रहा है। और ये पॉइंट क्या होगा हमारे पास, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो इस केस में हम ये जो ग्राफ बनाया हमने, ये किसका है हमारे पास, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, कि फॉर द कर्व इट इज क्लियर दैट द मोलर कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मोलर कंडक्टिविटी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बेसिकली हमारे पास कंसंट्रेशन के, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंपल है, ये ग्राफ से आपको समझ में आ गया होगा कि मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज, जो मोलर कंडक्टिविटी नीचे की तरफ आ रही है वो डिक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिकॉज द इंटर आयनिक अट्रैक्शन इंक्रीजेस। जो आयंस की इंट्रैक्शन है आपस में वो बढ़ती जा रही है, और डिक्रीज किसकी हो रही है, मोबिलिटी ऑफ आयंस, कि उनकी जो मूवमेंट्स है वो कम होती जा रही है। हैंस द मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, पीछे भी आपने किया था कि यदि मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो हमारे पास कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास +1 में आपने किया था अल्फा। अल्फा क्या होता है हमारे पास, डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स अंडर रूट के ए डिवाइड बाई अंडर रूट सी। अब के यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट, सी हमारे पास कंसंट्रेशन। अब इस केस में आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा बेसिकली, कि जो के ए है हमारे पास, के इज ए डिसोसिएशन कांस्टेंट। और उसके बाद एक और फॉर्मूला आपने किया था, अल्फा इज इक्वल टू डेल एम डिवाइड बाय डेल एम नोट। डेल एम हमारे पास क्या है यहाँ पर, दिस इज ए मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज ए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को दोनों को हम क्या कर लेते हैं, इक्वल, क्योंकि दोनों अल्फा की वैल्यू है। तो हमारे पास
मोलर कंडक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू किसके इक्वल है हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट का अंडर रूट और कंसंट्रेशन का। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम मोलर कंडक्टिविटी की, तो इसको उठा के इधर ले आओ। तो हमने क्या किया, डेल एम इज इक्वल टू के ऊपर के ए के ऊपर अंडर रूट और सी और मल्टीप्लाई बाय किससे कर दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इक्वेशन नंबर बन गई हमारे पास थर्ड। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो मोलर कंडक्टिविटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी किसके है, कंसंट्रेशन के। अब इस केस में वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ, तो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी कंसंट्रेशन, ये इनिशियल पॉइंट है इनफाइनेट, ये इनफाइनेट बन जाता है कि जो हमारे पास जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन को इंक्रीज करते जा रहे हैं तो जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है वो अप्रोचेस टू जीरो नहीं होती, वो इनफाइनेट चली जाती है, उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। इन ए वीक इलेक्ट्रोलाइट विद इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन, जैसे ही हमने कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या हो गई, डिक्रीज। सो द लेसर नंबर ऑफ ए आयंस आर फॉर्म्ड एंड द मोलर कंडक्टिविटी आल्सो क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेस नंबर ऑफ ए आयंस फॉर्म्ड होंगे, मोलर कंडक्टिविटी भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। तो सेकेंड पॉइंट, वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वैल्यू फॉर ए एक्स्ट्रा प्लॉटिंग कराओ। अब इस केस में कि however a weak electrolyte we can find the value of a limiting molar conductivity because this point at a infinite, क्योंकि यहाँ से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल ही नहीं सकते वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो उसकी वैल्यू है हमारे पास वो कहाँ चली जाती है, इनफाइनेट वैल्यू चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर रहेगा कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज ग्रेजुअली विद ए डाइल्यूशन, कि जो हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वो इंक्रीज होती रहती है धीरे धीरे विद डाइल्यूशन। जब क्या होता है, डाइल्यूशन कोई भी सॉल्यूशन होगा। हाउएवर मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज रैपिडली विद द डाइल्यूशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, और यदि हम क्या करें मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं धीरे धीरे तो डाइल्यूशन किसकी तरफ चला जाएगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। क्लियर हो गया ये भी। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोलरिस लॉ ऑफ ए इंडिपेंडेंट माइग्रेशन आयंस। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे आप, इट स्टेट दैट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन of an electrolyte is equal to the sum of, किसके सम है, बेसिकली इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट के। सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। तो हमने क्या लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए NaCl ले लिया, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गई, द सम ऑफ ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ए एनायन एंड कैटायन, ये हमारे पास कैटायन और ये एनायन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब इस केस में द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एन आयन इज इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ दी अदर आयंस। देखो यहाँ पर क्या होते हैं, अपने आप खुद के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl निकाला, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या करोगे आप, NaCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए हमारे पास कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एनायन। ऐसे ही हम किसकी कर लेते हैं यहाँ पर, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारे पास क्या होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए एनायन। अब 2 यहाँ पर है तो 2 कहाँ पर आ जाएगा, कोफिशिएंट के रूप में आ जाएगा, ये याद रखना है। इन जनरल इफ वी इलेक्ट्रोलाइट ऑन ए डिसोसिएशन गिव्स इज ए न्यू, आप न्यू पॉजिटिव कैटायंस के लिए यूज़ करते हैं, या तो ये फर्दर करो आप, या ये कर सकते हो, एंड न्यू नेगेटिव इज एनायंस। देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी M इज इक्वल टू न्यू पॉजिटिव हमारे पास कैटायन, लैम्डा पॉजिटिव नोट से डिनोट करेंगे और न्यू नेगेटिव हमारे पास लैम्डा नेगेटिव नोट से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास लैम्डा जो पॉजिटिव नोट है वैल्यूज़ हैं ये किसके लिए रहेंगी, बेसिकली लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए कैटायन और एनायन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके एग्जाम्स के अंदर, कि एप्लीकेशन ऑफ ए कोलरिस लॉ। फर्स्ट हमारे पास है, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट ए लिमिटिंग कंडक्टिविटी, हमारे पास लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वीक में हमारे पास एसिटिक एसिड ले लो या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या लिखोगे आप, सबसे पहले लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए CH3COO नेगेटिव लगाया आपने, उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए ओनली H लगाया। अब इसी के अंदर आपने माइनस NaCl कर दिया, Na यहाँ पर ऐड कर दिया और Cl इसके साथ ऐड कर दिया, उसको माइनस में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले इसको डिसोसिएट करोगे आप, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4,
उसके बाद लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए OH। अब इसके अंदर NaCl ऐड कर दो, Na पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ पॉजिटिव ले आओ और पॉजिटिव वाले के साथ नेगेटिव वाला ले आओ, माइनस क्या करो इसके अंदर से लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए NaCl को बाहर निकाल दो। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या करती है, बेसिकली कैलकुलेट करती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मीन्स लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय, ये लिमिटिंग हमारे पास क्या रहेगी, मोलर कनेक्टिविटी फॉर कंसंट्रेशन डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अल्फा इज इक्वल टू मोलर कनेक्टिविटी डिवाइड बाय लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी। थर्ड पॉइंट, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट। डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट हमारे पास Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट 1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास रहेगा पॉइंट नंबर 4, इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वाटर। वाटर की लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी निकाल रहे हैं यहाँ पर, तो हमारे पास लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वाटर वाली देखिए। तो पॉइंट नंबर 4 देखिए बच्चों, बेसिकली हमारे पास इट इज़ यूज टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वाटर। तो वाटर को भी आपने तोड़ के लिख लिया यहाँ पर H और OH के अंदर, तो ये हमारे पास लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए वाटर है। अब इस केस में हम क्या लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए H को तो यहाँ पर लिखोगे एक बार, फिर उसके बाद OH को इधर लिखोगे। जो पॉजिटिव वाला है उसके साथ आपने NaCl ऐड कर देना है, तो यहाँ पर नेगेटिव वाले पॉजिटिव वाले के साथ आ जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले के साथ आ जाएगा, माइनस क्या कर दोगे, लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी ऑफ ए NaCl को बाहर निकाल देंगे इस केस के अंदर। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन, कि भाई आयनिक जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर मेजरमेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी को कैसे बाहर, मतलब कैसे मेजरमेंट किया जाता है, कि टू फाइंड दी कापा। कापा हमारे पास बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, कंडक्टिविटी। अब कंडक्टिविटी हमारे पास ऑफ ए आयनिक सॉल्यूशन देयर आर ए 2 प्रॉब्लम्स। फर्स्ट कौन सी है, कि सॉल्यूशन कैन नॉट बी कनेक्टेड विद द वायर लाइक इज ए सॉलिड कंडक्टर, कि जो सॉल्यूशन होगा उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते वायर लाइक ए सॉलिड कंडक्टर के साथ। सेकेंड पॉइंट, बाय पासिंग द डायरेक्ट करंट थ्रू इन दी सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी टेक प्लेस विच माइट बी चेंज इट्स कंपोजिशन। यदि डायरेक्ट ही करंट पास कर दिया किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से तो वो उसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ए सॉल्यूशन ऑफ ए 2 प्रॉब्लम्स। तो सॉल्यूशन की 2 प्रॉब्लम्स कौन सी हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्पेशली डिजाइन वेसल्स नोन एज ए कंडक्टिविटी सेल इज यूज। इसके लिए क्या यूज करेंगे आप, एक कंडक्टिविटी सेल का यूज करेंगे। सेकेंडली द वैल्यू ऑफ ए जी नोट स्टार, हमारे यहाँ पर जी स्टार की बात कर लो तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए सेल कॉन्स्टेंट ऑफ ए दिस कंडक्टिविटी सेल इज ऑलरेडी नोन एज द हेल्प ऑफ ए KCl सॉल्यूशन। ये बेसिकली क्या हेल्प करेगा, KCl सॉल्यूशन की। सेकेंड, यूजिंग अल्टरनेट करंट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी रिमूव। उसमें से जो अल्टरनेटिंग करंट है, इसी करंट है, उसकी प्रॉब्लम को कि जो इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर से वो रिमूव कर दोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर ऑफ ए टू फाइंड द कापा ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन। अब ये देखिए, सबसे पहले तो आपने ये समझना है टॉपिक, प्रोसीजर क्या होता है कापा का ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन के अंदर। तो ये हमारे पास इसका बेसिकली डायग्राम है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए हमारे पास 4 रजिस्टर लगे, R1, R2, R3 एंड R4। अब इस केस के अंदर P हमारे पास डिटेक्टर है, इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए कंडक्टिविटी सेल, और ये हमारे पास रियोस्टेट के रूप में ले लेते हैं। तो इस केस में नंबर 1 बिल्कुल इसकी संरचना की गई है कि एज डिस्कस अबाउट दी जी स्टार आर नोन एज। अब आप जी स्टार जानते हैं, जी स्टार का मतलब सेल कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होता है, L डिवाइड बाय A के। सेकेंड पॉइंट, नाउ रिमूव द KCl सॉल्यूशन फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। KCl सॉल्यूशन को रिमूव कर दिया, कहाँ से, कंडक्टिविटी सेल के अंदर से। फिल विद इट ए गिवन सॉल्यूशन, अब उसको फिल करोगे किसके साथ, जो भी आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है। थर्ड पॉइंट में कि द रेजिस्टेंस ऑफ ए गिवन आयनिक सॉल्यूशन R2, जो हमारे पास R2 है, इज कैलकुलेटेड बाय, किसके द्वारा कैलकुलेट करोगे आप इसको, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा, एट ए नल पॉइंट। ये हमारे पास एक नल पॉइंट के अकॉर्डिंग है। तो अननोन रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होगा, R2 डिवाइड बाय R4, R1 डिवाइड बाय R3। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द R2 डिवाइड बाय R4, R1 डिवाइड बाय R3। तो R2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा, हमारे पास R4 इधर आ जाएगा। तो नाउ द रिलेशनशिप कापा हमारे पास इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय दी सेल कांस्टेंट। तो कापा इज इक्वल टू जी किसके इक्वल होता है हमारे पास, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, और मल्टीप्लाई बाय जी स्टार। वी कैन कैलकुलेट ए कापा एज जी स्टार हमारे पास सेल कांस्टेंट, एंड द वैल्यू ऑफ R इज नोन टू अस। ये हम वैल्यू हम बेसिकली जानते हैं, तो इसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज बोलेंगे।
नेक्स्ट हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आपने जूनियर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा था कि एक केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ आर प्रोसीजर टेक प्लेस, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही प्रोसेस अक्कर होते हैं, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंस लूज करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन को, और रिडक्शन के केस में हमारे पास क्या होता है कि कोई भी सब्सटेंस जो गेन करता है वन और मोर इलेक्ट्रॉन को, उसको हम रिडक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज ए डिवाइस in which the chemical energy of a redox reaction is converted into a electrical energy, कि जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इसके अंदर हमने पढ़ने हैं बेसिकली गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। अब यहाँ पर रिएक्शन पड़ी है हमारे पास, देखिए ध्यान से, रिएक्शन क्या है, ZnS, जिंक है हमारे पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, कॉपर 2 पॉजिटिव है एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 एक्वस के अंदर प्लस कॉपर सॉलिड के अंदर। अब इसका जो सबसे पहले डायग्राम समझिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता लग गया, जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब यहाँ पर आपने 2 इलेक्ट्रोलाइट लेके चलने हैं, एक इस बीकर के अंदर लिया, सेकेंडली इस बीकर के अंदर। अब एक इलेक्ट्रोड आपने यहाँ लगा दी एनोड वाली, और इधर वाली आपने कैथोड लगा दी। जो यू टाइप की यहाँ पर ये फनल पड़ी है, यू टाइप शेप पड़ी है, इसको हम क्या बोलते हैं, साल्ट ब्रिज, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, साल्ट ब्रिज। अब इस केस के अंदर जो आपने फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट लिया वो लिया जिंक सल्फेट, ZnSO4, इधर वाले में आपने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया, ठीक है, इसको हम एनोड बोलेंगे, इसको हम कैथोड बोलेंगे। इसके साथ आपने क्या लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया V, पोटेंशियल डिफरेंस वाला। उसके साथ साथ अब इसके अंदर साल्ट ब्रिज के अंदर हमारे पास क्या होता है, KCl सॉल्यूशन या फिर KNO3 सॉल्यूशन होता है। ZnSO4 टूटा, किसमें डिसोसिएट हो गया, ये Zn, एनोड पे क्या होगा, Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में टूट गया। कैथोड पे क्या होगा, हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कॉपर में चेंज हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन, ये हमारे पास क्या हुई, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डायग्राम अच्छी तरह देख लीजिए आप। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल क्या होगा। अब जिंक है बेसिकली, जिंक, ये वाली पूरी ओवरऑल रिएक्शन हमने ऊपर की थी, जिंक सॉलिड कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव प्लस कॉपर सॉलिड। अब जिंक प्रोवाइड किस में प्रोवाइड कर रहा है, ये Zn2 पॉजिटिव आयंस विच मूव इन द सॉल्यूशन, ये बेसिकली सॉल्यूशन के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए Zn2 पॉजिटिव कहाँ पर मूव कर रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ से बेसिकली Zn2 पॉजिटिव होते हुए कहाँ पर जा रहा है, इस सॉल्यूशन के अंदर। उसके बाद एंड क्रिएट ए पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, और जो हमारे पास जिंक था उसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आफ्टर द लूज ऑफ ए इलेक्ट्रॉन, कि द पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन विच मूव टूवर्ड्स द कैथोड। वो किसकी तरफ मूव कर रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है, स्टार्ट अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके मूव कर रहा है किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। Hence the flow of electron is restricted and the cell stop working। तो इस केस में क्या होगा, जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रुक जाएंगे, रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और सेल है वो स्टॉप करना कर देगा, वर्किंग को काम नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास रिडक्शन। अब रिडक्शन हाफ सेल क्या होगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड के अंदर, कि द इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड बाय एनोड, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, एनोड की तरफ से, आर गेन बाय कॉपर 2 पॉजिटिव, उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और वो किस में चेंज हो गया, कॉपर सॉलिड के अंदर, कि दिस मेक्स ए नेगेटिव चार्ज ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए SO4 नेगेटिव आयंस, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इसलिए आया क्योंकि SO4 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट कर रहे थे, कि द नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन स्टार्ट रिपेलिंग, जो नेगेटिव चार्ज सॉल्यूशन है वो रिपेल करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो गया, रिस्ट्रिक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हैंस द सेल क्या करेगा, सेम वर्किंग करना छोड़ देगा। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन है, रिडॉक्स कपल क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज हैविंग टुगेदर द ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस फ्रॉम द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट ऑफ ए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कि वो प्रोसेस, ठीक है, जिसके अंदर ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों ही होते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे, रिडॉक्स कपल। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज ए साल्ट ब्रिज क्या होता है और उसके प्रोसेस, उसके फंक्शन क्या होंगे, कि इट इज ए इन्वर्टेड यू शेप्ड ट्यूब विच कंटेन इनर्ट एंड कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट, कि एक यू टाइप की उल्टी ट्यूब्स होती है जो कंटेन करती है इनर्ट एंड कंसनट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स को, कि सच एज ए KNO3 पैक्ड विद ए अगर अगर एंड ए जिलेटिन। उसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट टेक द पार्ट ऑफ इन दी सेल रिएक्शन, जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होगी डू नॉट टेक पार्ट ऑन द सेल रिएक्शन, ये सेल रिएक्शन का पार्ट नहीं होगा। डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोड, ना ही ये इलेक्ट्रोड के साथ रिएक्ट करेगी और ना ही इलेक्ट्रोलाइट के साथ।
नेक्स्ट पॉइंट कि इलेक्ट्रोलाइट यूज इन दी सॉल्ट ब्रिज शुड बी हैव ए सेम स्पीड इन बोथ कैटायन एंड एनायंस, कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो बेसिकली साल्ट ब्रिज के अंदर सेम स्पीड से मूव करेंगे कैटायन एंड एनायन। सो दिस इज ए साल्ट ब्रिज। अब उसके बाद हमारे पास है फंक्शन ऑफ ए साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन होंगे? नंबर 1, इट कंप्लीट द इनर सेल सर्किट, ये कंप्लीट करता है किसको? इनर सेल सर्किट को। सेकेंड, इट प्रिवेंट द ट्रांसफरेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इन ए वन हाफ सेल टू दी अनदर हाफ सेल, ये प्रिवेंशन करता है ट्रांसफरेशन की किसको? भाई इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए वन हाफ सेल टू दी अदर। उसके बाद इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट इन दी टू हाफ सेल, और इलेक्ट्रॉन जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बना के रखता है दोनों कहाँ पर? हाफ सेल, हाफ ऑक्सीडेशन पे और हाफ रिडक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल डायग्राम। सेल डायग्राम या सेल रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना है? सबसे पहले हमारे पास मेटल एनोड, मेटल आयंस एक वर्टिकल लाइन लगा के, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज, हमारे पास मेटल आयंस कंसंट्रेशन और मेटल वर्टिकल लाइन लगा के मेटल कैथोड। अब हमारे पास जिंक क्या था? मेटल एनोड थी। उसके बाद वर्टिकल लाइन जिंक सल्फेट हमारे पास क्या था? कंसंट्रेशन ऑफ आयंस थी, स्पेक्टेड आयंस बोलते हैं। डबल वर्टिकल लाइन हमारे पास साल्ट ब्रिज रहेगा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसके साथ साथ हमारे पास कॉपर। अब ये जो डबल लाइन है यहाँ पर, इसको हम साल्ट ब्रिज कहेंगे। ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कहाँ पर होगा? बेसिकली हमारे पास कैथोड एनोड पे होगा, और रिडक्शन टेक प्लेस कहाँ पर होगा? एनोड की तरफ। एनोड हमारे हमेशा कहाँ पर होगी? राइट हैंड साइड के अंदर। कैथोड हमेशा कहाँ पर होगी? लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। अब फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल देख सकते हो, हमारे पास ये सेल रिएक्शन पड़ी है। जिंक हमारे पास क्या है? बेसिकली सॉलिड है, कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड के अंदर। तो सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखनी है आपने? सबसे पहले हमारे पास क्या होगी यहाँ पर? मेटल एनोड, उसके साथ साथ मेटल आयंस कंसंट्रेशन होगी, डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज, उसके बाद हमारे पास मेटल आयंस कंसंट्रेशन, वर्टिकल लाइन और मेटल कैथोड। तो हम ई सेल कैसे लिखेंगे? ई राइट माइनस ई लेफ्ट, या फिर ई सेल इज इक्वल टू क्या लिखना है आपने? ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दोगे। नेक्स्ट हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन बनानी है आपने, किसकी बनानी है? मैग्नीशियम वर्टिकल लाइन, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, उसके बाद डबल वर्टिकल लाइन साल्ट ब्रिज, Ag पॉजिटिव वर्टिकल लाइन ऑफ Ag। अब इस केस में आपने बताना है कि भाई कौन सा एनोड है और कौन सा हमारे पास कैथोड है। तो इस केस में देखिए, एट एनोड की यदि बात करते हैं तो मैग्नीशियम होगा, क्योंकि मैग्नीशियम लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड हमारे पास क्या करेगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, A1 पॉजिटिव होता है, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो Ag। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बन गई? Mg और 2Ag, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और ये हमारे पास Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Ag। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट कि चेंज ए केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं वो केमिकल एनर्जी को चेंज करते हैं किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करते हैं? कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी परफॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन, ये कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। सेकेंड पॉइंट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। यदि स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा जी जो होगा वो लेस देन 0 होगा। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन इसे क्या होती है? नॉन स्पॉन्टेनियस, इट मीन्स इसे डेल्टा जी नोट हमारे पास ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर एनोड एंड कैथोड आर टेकन इन ए डिफरेंट बीकर, ये कहाँ पर लेते हैं? अलग अलग बीकर के अंदर। इन केस ऑफ ए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस केस में क्या होंगे? बोथ इलेक्ट्रोड आर प्रेजेंट इन ए सेम बीकर, एक ही बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल को परफॉर्म करना है। नेक्स्ट केस में साल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है? साल्ट ब्रिज रिक्वायर्ड होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर साल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास एनोड कैरीज ए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा? कैथोड कैरी ए नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके अंदर बैटरी यूज नहीं करते, इसके अंदर हम बैटरी यूज करते हैं। उसके बाद कैथोड कैरी ए पॉजिटिव चार्ज, इसमें क्या होगा? हमारे पास कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा, एनोड कैरी क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। क्लियर हो गया ये भी। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? कि द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की गेन करने की टेंडेंसी होगी इसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। उसके साथ साथ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? कि द एबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोड टू लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि वो एबिलिटी इलेक्ट्रोड की जो लूज भी कर सके और गेन भी कर सके इलेक्ट्रॉन को, उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। इट इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं इसको? ई से डिनोट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगी? स्टैंडर्ड मीन्स
देखिए इस केस में कि इट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर्ड एट ए स्टैंडर्ड कंडीशन, एसटीपी कंडीशन आ जाती है हमारे पास। अब यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ ए आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट किसकी इक्वल होगी 1 मोलर के। स्टैंडर्ड कंडीशन आ गई बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने हैं एसटीपी के अंदर, टेम्परेचर 298 लेके चल रहा है, प्रेशर 1 बार, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इक्वल टू किसके इक्वल होगी 1 मोलर के इक्वल। अब देखिए इसके अंदर अकॉर्डिंग टू दी IUPAC वी यूज ओनली ए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की ही यूज करेंगे। अब इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल बिकॉज हाफ सेल ऑफ ऑक्सीडेशन। अब देखो आपने पढ़ा था कि जो हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होती है उसमें हाफ रिडक्शन होती है, हाफ ऑक्सीडेशन होती है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेजर, पॉसिबल नहीं होगा मेजर करने के लिए पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल को, क्योंकि हाफ हमारे पास क्या होता है ऑक्सीडेशन, हाफ हमारे पास क्या होता है रिडक्शन। कैन नॉट बी टेक प्लेस ऑफ इट्स ओन, अपने आप अकेला नहीं कर सकता। तो इसके लिए हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, SHE यूज़ करते हैं। तो हाउ एवर वी मेजर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल वी कैन यूज़ ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे हम वो कौन सी करेंगे, SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। द ई नॉट वैल्यू ऑफ ए SHE कितनी होती है बेसिकली बच्चों 0.00 वोल्ट होती है। अब ये हमारे पास इसका डायग्राम है, देखिए यहाँ से। तो डायग्राम हमने सबसे पहले बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, देखो यहाँ इसके साथ साथ क्या लगा, एक थर्मामीटर लगा हुआ है। यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक प्लेटिनम की वायर लगी हुई है, इसके अंदर हमने फाइनली कोटेड प्लेटिनम की कोटेड को फ्यूल किया गया है। यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन गैस को फिल कर रहे हैं इसके अंदर। तो इस केस में देखिए कि ये हाइड्रोजन गैस है बेसिकली ये आयंस के रूप में टूट जाएगी, H पॉजिटिव आयंस के अंदर टूट गई। अब इस केस के अंदर कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए रिवर्सेबल इलेक्ट्रोड, ये रिवर्सेबल है। रिवर्सेबल का मतलब है ये कैथोड की तरह भी बिहेव करती है और ये एनोड की तरह भी एक्ट करेगी। अब इस केस के अंदर SHE एज ए एनोड, एनोड की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस लेके चलें, इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पर 2 कर दिया आपने बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास जो सेल रिप्रेजेंटेशन बनेगी प्लेटिनम सॉलिड, उसके बाद हमारे पास वर्टिकल लाइन H2 गैस है 1 बार, उसके साथ साथ वर्टिकल लाइन H पॉजिटिव और 1 मोलर। ऐसे ही SHE एट ए कैथोड करेंगे तो 2H पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया, H2 गैस के अंदर। तो हमारे पास जो कैथोड की रिप्रेजेंटेशन होगी, तो कैथोड की रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सेम इसको ही रिवर्स करना है आपने। तो हमारे पास H पॉजिटिव 1 मोलर, उसके बाद वर्टिकल लाइन H2 गैस और उसके बाद हमारे पास 1 बार और ये प्लेटिनम सॉलिड बनेगा। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ए ई नोट। ई नोट क्या होता है हमारे पास, दिस इज अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होगी, रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल के। अब एनोड शुड हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए ई नोट, कि एनोड की जो वैल्यू होती है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वो कम होती है। कैथोड शुड हैव ए हाई वैल्यू ऑफ ए ई नोट फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस, और तभी वो क्या होगी स्पॉन्टेनियस, या स्पॉन्टेनियस का दूसरा नाम हमारे पास क्या है फिजिबल। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि इट मे बी डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द रिलेटिव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अंडर ए स्टैंडर्ड कंडीशन। देखिए बच्चों आपने क्या किया यहाँ पर कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड डिटरमाइन द, किसको डिटरमाइन कर रही है, रिलेटिव स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को अंडर ए स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है आपकी, 1 मोलर ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ ईच आयंस इन दी सॉल्यूशन। सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 बार। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती हैं STP के लिए, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सेल पोटेंशियल या और सेल वोल्टेज ऑफ ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, या फिर इसको हम EMF बोल देते हैं। द डिफरेंस बिटवीन ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए 2 हाफ सेल इज कॉल्ड इज ए सेल पोटेंशियल। जो डिफरेंस होगा किसके बीच में डिफरेंस होगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए 2 हाफ सेल के बीच में, उसको आप क्या बोलोगे, सेल पोटेंशियल। इट इज डिनोटेड, इट इज नोन एज ए EMF ऑफ ए सेल, इसको हम क्या बोलते हैं EMF ऑफ ए सेल। इफ नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दी सेल, यदि कोई भी करंट फ्लो ना करे सेल के अंदर, तो हमारे पास ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आप इसको ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। उसके बाद सिंस एनोड पुट इन, एनोड को हमेशा कहाँ पुट करना है आपने, हमेशा लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, कैथोड को कहाँ पुट करोगे, हमेशा राइट हैंड साइड के अंदर। तो देखिए इसके अंदर देयर फॉर इट फॉलो ई सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो ये हमारे पास डैनियल सेल की बात कर रहे हैं।
तो ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू कॉपर माइनस ई नोट Zn 2 पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू Zn। जो कॉपर की वैल्यू होती है ई नोट की बच्चों वो कितनी होती है 0.34 वोल्ट माइनस, अब इसकी जिंक की कितनी होती है माइनस के अंदर 0.76। यदि इसको हम करते हैं तो हमारे पास ई नोट की वैल्यू डैनियल सेल के लिए कितनी आती है 1.10 वोल्ट आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ई एम एफ ऑफ ए सेल क्या होगी, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ई नोट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड फॉर ए स्पॉन्टेनियस, यदि हम स्पॉन्टेनियस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज वर्किंग तो वर्क करेगा, ई नोट सेल इज ग्रेटर देन ऑफ ए 0, इसे पॉजिटिव वैल्यू होगी। नेक्स्ट हमारे पास नॉन स्पॉन्टेनियस या नॉन फिजिबल रिएक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात कर रहे हैं तो सेल बिहेव लाइक एज ए किसकी तरह बिहेव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, तो ई नोट सेल इज ए लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू होगी। तो हमारे पास थर्ड पॉइंट ई कैथोड माइनस ई एनोड, सॉरी ई नोट कैथोड इज इक्वल टू ई नोट एनोड। अब इस केस में इक्वल हो रहा है तो इट मीन्स इज ई नोट सेल इज इक्वल टू 0, तो नो सेल रिएक्शन टेक प्लेस, कोई भी रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस में क्या डिफरेंस है। तो ईएमएफ हमारे पास क्या होती है बेसिकली देखिए कि इट इज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेल, नो करंट ड्रॉन फ्रॉम थ्रू इट, कि कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ ए सेल बोलेंगे। तो इट इज़ द पोटेंशियल ऑफ ए सेल, ये पोटेंशियल उस सेल का है जिसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए टू इलेक्ट्रोड, कि वैन करंट फ्लो थ्रू इन दी सर्किट, जब क्या कर रहा है उसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर से। सेकेंड पॉइंट, इट इज़ द मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेनल फ्रॉम दिस सेल, इसकी मैक्सिमम वोल्टेज होती है सेल की। इट इज़ ऑलवेज लेस देन ऑफ ई एम एफ ऑफ ए सेल, जो इसकी बेसिकली वोल्टेज होती है वो क्या होती है कम होती है एज कम्पेयर टू दी ई एम एफ ऑफ ए सेल के। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा हमारे पास पॉइंट नंबर 4, तो इसके अंदर देखिए ई एम एफ, EMF कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दी EMF ऑफ ए मैक्सिमम वर्क ऑब्टेनल फ्रॉम दी सेल, कि जो वर्क है उसको कैसे कैलकुलेट करोगे मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल, ठीक है ना। नेक्स्ट है इसके अंदर द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम दी पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन फ्रॉम दी सेल। तो देखो बच्चों इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस है यार, कि द वर्क कैलकुलेटेड फ्रॉम द पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम है, देन द मैक्सिमम वर्क क्या होगा ऑब्टेन, ज़्यादा कार्य होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, फ्लो ऑफ ए स्टेडी करंट थ्रू इन दी सर्किट। स्टेडी करंट क्या होता है, जो रेस्ट भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको फ्लो करने के लिए। उसके बाद इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दी फ्लो ऑफ ए स्टेडी करंट थ्रू इन दी सर्किट, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं लेती किसकी, स्टेडी करंट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कि इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ए डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ऑन दी ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए ई नॉट। तो देखो सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ए डिफरेंट इलेक्ट्रोड इन ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए ई नॉट। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए लिथियम पड़ा है, ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, अब नेगेटिव वैल्यू किसकी होती है, एनोड की, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास एनोड। नीचे तरफ जा रहे हैं हम तो हमारे पास ई नोड की वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, तो यहाँ पर लास्ट में फ्लोरीन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा कैथोड, और कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन और एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, सिर्फ ओनली अरेंजमेंट होती है डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स इन ऑर्डर ऑफ ए इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ ए ई नोट की। उसके बाद हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन क्या होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, फर्स्ट इज एचओ। एचओ का मतलब होता है हमारे पास हेड ऑफिस। हायर द वैल्यू ऑफ ए ई नोट स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जितनी ज़्यादा ई नोट की वैल्यू हायर होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस इतना याद रखना, हायर द वैल्यू ऑफ ए ई नोट स्ट्रॉन्गर इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ये ट्रिक्स आपके लिए। हाईएस्ट चार्ज ऑन दी एटम स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट हमारे पास है एल आर। एल आर का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। अब लोअर द वैल्यू ऑफ ए ई नोट स्ट्रॉन्गर विल बी द क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा या रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी। कि लोवेस्ट चार्ज ऑन दी एटम स्ट्रॉन्गर विल बी द रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये ट्रिक्स आपने याद करनी है अपने एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब आपने पढ़ा कि लिथियम हमारे पास कहाँ प्रेजेंट कर रहा था, टॉप के अंदर, कि लिथियम इज ए स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट, और फ्लोरीन क्या था हमारे पास, स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। सेकंड हमारे पास टू आइडेंटिफाई द रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल। अभी आपने पीछे पढ़ा था ई नोट की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, रिएक्टिविटी ऑफ ए मेटल के। थर्ड पॉइंट हमारे पास
टू प्रिडिक्ट द मेटल कैन बी डिस्प्लेस अदर मेटल फॉर्म इन एक्वा सॉल्यूशन और नॉट, क्या वो डिस्प्लेस कर पाएगा, वो उसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है। ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए। इफ द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है ये, 1 मोलर एंड टेम्परेचर इज ए डिफरेंट फ्रॉम द 298 केल्विन। सिंपल सी बात है भाई, नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है कि इट इज द इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट फ्रॉम है, 1 मोलर से, एंड टेम्परेचर किससे डिफरेंट है, 298 केल्विन। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फ्रॉम वैल्यूज। तो सिंपल हो गया, आपको अभी पता लगा नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी 1 मोलर से, टेम्परेचर 298 से डिफरेंट होगा। द वैल्यू इज ऑब्टेन यूजिंग ए नर्स्ट इक्वेशन। तो तब हम क्या यूज करेंगे, नर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे कि नर्स्ट एस्टेब्लाइज ए रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में रिलेशनशिप है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन दी सॉल्यूशन के। अब यहाँ पर फॉर ए रिएक्शन, अब रिएक्शन क्या दे दिया आपको, मेटल आयंस, ये मेटल होते हैं, एन पॉजिटिव हमारे पास कोई भी आयंस प्लस एनी इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर दे दिया आपको, ये किस में चेंज हो गया, मेटल सॉलिड के अंदर, कि विच इज मेजर्ड अगेंस्ट द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम बेसिकली किसके द्वारा मेजर करेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो आपने क्या लिखना है, ई हमारे पास एम, ये क्या है, दिस इज ए मेटल आयंस डिवाइड बाय क्या है हमारे पास मेटल, इज इक्वल टू ई नोट एम एन 2 पॉजिटिव स्लैश और एम माइनस आर, आर क्या है गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, एफ इज ए फैराडे कांस्टेंट, एल एन हमारे पास, और ये क्या होगा, प्रोडक्ट डिवाइड बाय दी रिएक्टेंट, उसकी कंसंट्रेशन आपने लेके चलनी है। अब इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, दिस इज ए नर्स्ट इक्वेशन, ये याद कर लेनी आपने, नर्स्ट इक्वेशन ये होती है हमारे पास। अब इसके लिए फॉर ए सॉलिड, सॉलिड के लिए हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ ए मेटल इज इक्वल टू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर हम 1 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ई इज इक्वल टू एम एन पॉजिटिव स्लैश एम इज इक्वल टू ई नोट एम एन पॉजिटिव एम माइनस आर टी डिवाइड बाई एन एफ एन, और ये एल एन और डिवाइड बाई 1 बाई एम एन पॉजिटिव। अब इस केस में हम क्या बात करेंगे, देखिए ध्यान से, हियर ई नॉट एम एन पॉजिटिव मेटल आयंस डिवाइड बाई मेटल, हमारे पास इज द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल द इलेक्ट्रोड, आर इज ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, एन हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं जो रिएक्शन के अंदर, टी टेम्परेचर होगा केल्विन में होगा, एम एन पॉजिटिव कंसंट्रेशन किसकी होगी, मेटल आयंस की, उसके बाद एफ हमारे पास फैराडे कांस्टेंट जो अभी आपने पढ़ा, उसकी वैल्यू क्या होती है 96500 कूलाम, ठीक है ना, कूलाम पर मोल। अब उस केस में अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यूजिंग ए लॉगरिथम टू बेस वैल्यू 10, क्या है हमारे पास 10 बेस 10 वैल्यूज। अब ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 2.303, चेंज कर दिया हमने बच्चों उसको बेस वैल्यू के अंदर, 2.303 आर टी डिवाइड बाई एन एफ लॉग 1 बाई एम एन पॉजिटिव मेटल आयंस। अब टेम्परेचर 298 पुट कर देते हैं, इस केस के अंदर आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, सारी वैल्यू पुट करके तो हमारे पास क्या आएगा, ई इज इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग 1 बाई एम एन पॉजिटिव। क्लियर हो गया ये। सो ये हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन थी। नर्स्ट इक्वेशन फॉर ए ईएमएफ ऑफ ए सेल, यदि आप ईएमएफ ऑफ ए सेल के लिए यूज करते हैं तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होगी, फॉर ए कैथोड ऑफ ए डैनियल सेल, ईएमएफ क्या है हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर के अंदर चेंज हो गया तो ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर माइनस आर टी डिवाइड बाई, अब 2 क्या लिया यहाँ पर हमने, 2 है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ले लीजिए सीधा, तो 2 है क्योंकि कॉपर 2 पॉजिटिव की बात हो रही है, तो Ln 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव। एनोड के लिए भी सेम होगा, यहाँ पर क्या लिखोगे, ई Zn2 पॉजिटिव Zn, और उसके बाद इज इक्वल टू ई नॉट Zn2 पॉजिटिव Zn माइनस आर टी और डिवाइड बाय 2। ये यहाँ भी किसकी बात हो रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एफ फैराडे कांस्टेंट Ln और 1 बाय हमारे पास क्या हो जाएगा Zn2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन। अब इस केस में जो पोटेंशियल होती है हमारे पास डैनियल सेल की, तो वो क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास ये क्या है, दिस इज ए रिडक्शन, कैथोड माइनस क्या करते हैं हम बेसिकली एनोड करते हैं, तो हमारे पास कैथोड वाला कौन सा है, ये वाला कॉपर वाला, तो कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर माइनस Zn2 पॉजिटिव चेंज इनटू Zn, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सारी की सारी एज इट इज, इसमें से ये माइनस कर देते हैं, तो बच्चों जो हमारे पास कटेगा वो काट लेते हैं, तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दी हमने सेम एज इट इज, तो हमारे पास ई नॉट कॉपर 2 पॉजिटिव चेंज इनटू कॉपर माइनस ई नॉट Zn2 पॉजिटिव चेंज इनटू, ये हमारे पास सेम रहेगा, माइनस आर टी डिवाइड बाई 2f, ये कॉमन लिया, Ln 1 बाय कॉपर 2 पॉजिटिव माइनस Ln 1 बाय Zn2 पॉजिटिव। अब इस केस में इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज ए ई नोट सेल,
ठीक है ना, कैथोड माइनस एनोड माइनस RT डिवाइड बाई 2F ln। अब इस केस में फॉर्मूला लगा दो यहाँ पर लोग का, तो हमारे पास क्या बनेगा log M माइनस log N, तो क्या बनेगा कॉपर 2 पॉजिटिव डिवाइड बाई कॉपर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर टेम्परेचर क्या लेके चल रहे हैं 298 केल्विन, तो ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या बन गया ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई 2 लो कॉपर Zn2 पॉजिटिव डिवाइड बाई दी कॉपर 2 पॉजिटिव। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको बहुत ध्यान से आपने करना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन कि ई सेल इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ द कॉपर 2 पॉजिटिव के ऊपर, एंड इनवर्सली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ए Zn2 पॉजिटिव के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ई सेल डिक्रीज एज द टेम्परेचर डिक्रीज। यदि ई सेल डिक्रीज हमारे पास क्या होता है डिक्रीज, तो टेम्परेचर भी क्या होगा डिक्रीज, एंड फैक्टर क्या होगा हमारे पास बेसिकली इंक्रीज होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली, ये ध्यान से करना है आपने। उसके बाद हमारे पास है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, या फिर वाई सेल स्टॉप वर्किंग फॉर ए आफ्टर सम टाइम। अभी आपने पढ़ा ई रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस के। तो हमारे पास देखो ई नोट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऊपर कैथोड है नीचे एनोड है हमारे पास। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती है बेसिकली 0 हो जाती है। कि फॉर ए फिजिबल सेल रिएक्शन, फिजिकल मीन्स लाइक इज ए स्पॉन्टेनियस, ई एनोड इज लेस देन ऑफ ए ई कैथोड। अब कैथोड की वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी ई एनोड से। हाउएवर व्हेन ए सेल रिएक्शन इज प्रोसीड, जब सेल रिएक्शन प्रोसीड होगी द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोलाइट। देखो बच्चों कि जब सेल रिएक्शन प्रोसीड हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस क्या हो रही है, इंक्रीज होती जा रही है ऊपर की तरफ। तो इलेक्ट्रोलिटिक ऑफ ए एनोड की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कि उस केस में कि इलेक्ट्रोलाइट इन ए कैथोड, हैंस ई नोट इज ए इंक्रीज विद ई एनोड इज ए डिक्रीज। तो देखो सिंपल सी बात है, क्या पढ़ा आपने यहाँ पर, हाउएवर द सेल रिएक्शन इज प्रोसीड द कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस, कंसंट्रेशन ऑफ ए पॉजिटिव आयंस की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज इन द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड एंड डिक्रीज द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए कैथोड। डिक्रीज किसकी हो रही है, कैथोड की। हैंस ई नॉट इंक्रीज एंड ई कैथोड इज ए डिक्रीज व्हेन ए सेल रिएक्शन इज ए प्रोसीड, जब सेल रिएक्शन क्या होगी बेसिकली प्रोसीड होगी। उसके बाद एट ए सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर ई नॉट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, ई कैथोड के। तो देन ई सेल इज इक्वल टू 0, सेल स्टॉप वर्किंग, सेल रिएक्शन क्या होगी एट ए इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। कि सो द इक्विलिब्रियम ई सेल इज इक्वल टू 0, तो हम क्या यूज करेंगे, नाउ यूजिंग ए नस्ट इक्वेशन। तो ई सेल इज इक्वल टू ई नोट सेल माइनस 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग प्रोडक्ट डिवाइड बाई दी रिएक्टेंट। अब इस केस में इक्विलिब्रियम की बात हो रही है, तो इक्विलिब्रियम हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, ई नोट सेल, क्योंकि ई सेल की वैल्यू 0 हो गई, तो ई नोट सेल इसको उठा के इधर ले जाते हैं, तो 0.059 डिवाइड बाई एन लॉग, और ये हमारे पास क्या बन गया, दिस इज ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी। इसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए के सी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिग्निफिकेंस ऑफ ए के सी, कि लार्जेस्ट द वैल्यू ऑफ ए के सी देन इट मीन्स इज ए सेल जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो देखो लार्जर वैल्यू किसकी होगी, के सी की, देन इट मीन्स ए सेल क्या करेगा, जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इलेक्ट्रिक वर्क डन। क्या होता है, इलेक्ट्रिक वर्क डन इन ए 1 सेकेंड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मल्टीप्लाई बाय ए टोटल चार्ज। तो हमारे पास W मैक्सिमम इज इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय ई नोट सेल। अब W मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, NF, N हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, F फैराडे कांस्टेंट, E नोट सेल। अब इस केस में W जो हमारे पास G नोट इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस मैक्सिमम वर्क डन मैक्सिमम। अब इसी को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं बेसिकली, तो डेल G नोट इज इक्वल टू माइनस का साइन आ गया यहाँ पर, माइनस NF E नोट सेल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में यूज होगा, डायरेक्टली याद रखना आपने। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा G नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशनशिप है, तो डेल्टा G नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेसिकली बच्चों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, माइनस 2.30 RT log KC। अब ये डायरेक्टली फार्मूला, ये भी न्यूमेरिकल में यूज होने वाला, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू हमारे पास माइनस 2.303 RT log KC। KC क्या है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए सेल रिएक्शन टू बी ए स्पॉन्टेनियस। यदि सेल रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है तो डेल्टा G मस्ट भी क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा, याद रखना आपने, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गिब्स एनर्जी। क्या होती है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ए केमिकल रिएक्शन दैट कैन यूज बी
किसके लिए यूज़ करेंगे इसको हम बेसिकली वर्क के लिए। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा -2.303 RT log KC के इक्वल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कोरिजन क्या होता है। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। It is the process which involves the formation of a undesired compound on the surface of a metal when they are exposed in the atmospheric gases and a moisture। देखो कोरिजन आप बेसिकली आपने जूनियर क्लासेज में पढ़ा था। कोरिजन क्या होता है कि वो प्रोसेस जिसके अंदर इन्वॉल्व फॉर्मेशन होती है किसकी, अनडिजायर कंपाउंड की, ऑन दी सरफेस ऑफ ए मेटल कि व्हेन दे आर एक्सपोज ऑन दी एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड ए मॉइस्चर। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास रस्टिंग क्या होता है कि कोरोजन ऑफ ए आयरन इज नोन एज ए रस्टिंग। जो आयरन के ऊपर कोरोजन होता है उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, रस्टिंग कहते हैं। अब मैकेनिज्म देखिए यहाँ पर बेसिकली हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ए रस्टिंग अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल थ्योरी। नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, वाटर मॉलिक्यूल लिया, कार्बन डाइऑक्साइड तो किस में चेंज हो गया, कार्बोनिक एसिड के अंदर। कार्बोनिक एसिड फर्दर टूटा किसके अंदर, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव के अंदर। अब वाटर लेके चले, सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलाई तो क्या बना हमारे पास, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड में किसमें डिसोसिएट हो गया, H पॉजिटिव प्लस SO3 नेगेटिव के अंदर। ये हमारे पास एनोड है, कैथोड। कैथोड पे क्या डिपॉजिट हो रही है हमारे पास, SO2 गैस, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सेकेंड स्टेप के अंदर मैकेनिज्म देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट ए एनोड। एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन होगी, आयरन। आयरन ने लूज की इलेक्ट्रॉन 2 +2 पॉजिटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर और +2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ऐसे ही Fe2 पॉजिटिव ने, क्योंकि इसकी 2 हमारे पास वैलेंसी होती है, Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, +1 इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर बाहर निकल गया। अब एज वी नो दैट कि E0 हाइड्रोजन H पॉजिटिव क्या होती है, ग्रेटर देन ऑफ ए किससे है, आयरन से। तो H पॉजिटिव आयंस क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा किसको, आयरन को। थर्ड स्टेप के अंदर जो मैकेनिज्म है हमारे पास, रिडक्शन रिएक्शन एट ए कैथोड। कैथोड की रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन। यहाँ पर बेसिकली ऑक्सीजन ने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया 2 नेगेटिव, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन वाटर के साथ मिलेगी तो किसकी फॉर्मेशन देगी, हाइड्रोक्साइड आयंस की, 2OH नेगेटिव की। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ रस्ट कैसे बनेगी। अभी आपने किया ऊपर Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH, उसके साथ 3OH लगा देते हैं तो बैलेंस करने के लिए। तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 3, वैलेंसी को सेम करना है तो FeOH का थ्राइस या फिर 1/2 Fe2O3 और 3H2O। दिस इज ए रस्टिंग फार्मूला। ये हमारे पास क्या बनेगा, रस्टिंग, तो मीन्स रेडिश ब्राउन। अब केमिकली रस्ट इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है, जनरली रिटन बाय किसके द्वारा रिटन करते हैं, Fe2O3.XH2 के द्वारा। X कोई भी नंबर वेरी करेगा। अब इस केस के अंदर कि रस्टिंग डज नॉट टेक प्लेस इन ए बेसिक मीडियम। रस्टिंग को हम बेसिक मीडियम के अंदर नहीं ले सकते क्योंकि जो pH वैल्यू इज ग्रेटर देन ऑफ ए 7 कि ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ ए H पॉजिटिव आयंस। यहाँ पर H पॉजिटिव आयंस नहीं होते, F कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज, ये ऑक्सीडाइज नहीं करेगा किसके अंदर, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव के अंदर। उसके बाद देखिए हमारे पास कि रस्टिंग अकर फास्टर एट ए हाई टेम्परेचर। जो रस्ट होगा बेसिकली वो कहाँ पर होगा, जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बिकॉज विद इंक्रीज इन ए टेम्परेचर मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड प्रोडक्शन ऑफ ए आयंस क्या होंगी, बेसिकली ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट कि रस्टिंग इज फास्टर इन ए कोस्टल एरिया। रस्टिंग सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बेसिकली कोस्टल एरिया के ऊपर, ड्यू टू द हाई ह्यूमिड, वहाँ पर क्या होंगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी। कि रस्टिंग इज फास्टर इज ए सी वाटर कि बिकॉज NaCl इंक्रीज द आयनाइजेशन ऑफ ए वाटर। जो रस्टिंग होगा बेसिकली वो फास्टर होगा कहाँ पर, सी वाटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पर NaCl इंक्रीज कर देता है किसकी, आयनाइजेशन ऑफ ए वाटर की। अब इसकी प्रिवेंशन है बेसिकली। प्रिवेंशन देखिए सबसे पहले नंबर 1 प्रिवेंशन ऑफ ए कोरोजन। पहला है हमारे पास बैरियर प्रोटेक्शन कि बाय अप्लाइंग ए ग्रीस, पेंट, ऑयल एंड सम इलेक्ट्रोप्लेटिंग वी कैन क्रिएट ए बैरियर बिटवीन द आयरन आर्टिकल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेज एंड मॉइस्चर। तो हम बेसिकली पेंट के द्वारा रोक सकते हैं ताकि कोरोजन फर्दर ना हो। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास गैल्वेनाइजेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ए मेकिंग ऑफ ए लेयर ऑफ ए जिंक ऑन दी सरफेस ऑफ ए आयरन। आयरन के ऊपर कोटिंग कर देना जिंक की लेयर को ताकि वो फर्दर प्रोटेक्ट करे किससे, ताकि आयरन के ऊपर बेसिकली ऑक्सीडाइज ना हो। कि जिंक प्रोटेक्ट ए आयरन फ्रॉम द रस्टिंग टिल इट इज़ ए लास्ट एटम बिकॉज जिंक इज ए मोर इफेक्टिव दैन ए आयरन। कि जो जिंक है वो मोर इफेक्टिव होता है किससे, आयरन से। हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ ए E0 एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ ए कैथोडिक, हम इसको क्या बोलते हैं, कैथोडिक प्रोटेक्शन, बिकॉज आयरन विल नो ए कैथोड एंड जिंक इज ए एनोड। एक सिंपल सी बात है यार कि जो हमारे पास क्या होगा कि जो आयरन है, आयरन बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीडाइज इजिली कर जाता है विद द हेल्प ऑफ ए ऑक्सीजन या एटमॉस्फेरिक गैसेज एज कम्पेयर टू दी हमारे पास जिंक। जो आयरन है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि आयरन हैव ए लो वैल्यू ऑफ ए E0, इसकी वैल्यू क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट हमारे पास सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन कि द मेटल हैविंग ए लो वैल्यू ऑफ ए E0 इज ए मोर रिएक्टिव
व्हेन अटैच्ड विद ए आयरन इज ए रिएक्टिव मेटल। कौन कौन सी है? जिंक, मैग्नीशियम प्रोटेक्ट ऑफ ए आयरन फ्रॉम दी रस्टिंग एंड देयर ऑन कॉस्ट। ये इसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो हमने रस्टिंग में क्या पढ़ा? बैरियर प्रोटेक्शन, गैल्वेनाइजेशन प्रोटेक्शन और उसके बाद सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है बैटरीज क्या होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली बैटरीज क्या होती हैं। बैटरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला आपके एग्जाम्स के अंदर, कि बैटरी विच कंटेन वन और मोर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कनेक्टेड इन ए सीरीज। बेसिकली देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, कि जो बैटरी होती हैं वो बेसिकली क्या होती हैं, दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्टेड किया गया है किसके अंदर? सीरीज के अंदर। और ए सेल वी कैन यूज ए सोर्स ऑफ ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बेसिकली एज ए गैल्वेनिक सेल एंड विच कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इन ए रिडॉक्स रिएक्शन इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब सिंपल सी बात है, केमिकल एनर्जी का कन्वर्ट होना किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, उसको हम बैटरी कहते हैं। फॉर ए बैटरी टू बी ए प्रैक्टिकल यूजेज वी शूट द रीजनेबल लाइट्स। इसके द्वारा हम बेसिकली क्या लेते हैं? रीजनेबल लाइट्स, कॉम्पैक्ट एंड इट वोल्टेज शुड बी नॉट वेरी एप्लीकेबल ड्यूरिंग टू इट्स यूजेज। अब दो टाइप की हमारे पास बैटरी होती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी बैटरीज क्या होती हैं। ए प्राइमरी बैटरीज इज ए नॉन रिचार्जेबल बैटरी। इसका नाम क्या है दूसरा हमारे पास? नॉन रिचार्जेबल। इट इज़ ए डिवाइस इन विच द रिएक्शन अक्कर ओनली वंस। जो रिएक्शन यहाँ पर होती है बेसिकली एक ही टाइम होती है। आफ्टर यूज ओवर ए पीरियड ऑफ ए टाइम द बैटरी बिकेम क्या हो जाती है? बेसिकली डेड हो जाती है। कैन नॉट बी रीयूज। इसको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल। इट इज़ ए डिवाइस इन विच द रिएक्शन अक्कर ओनली वंस। एक ही बार ये रिएक्शन अक्कर होती है। आफ्टर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम द बैटरी बिकेम क्या हो जाती है? डेड एंड कैन नॉट बी रीयूज। को हम यूज नहीं कर सकते। अब इसके अंदर हमारे पास प्राइमरी बैटरीज के अंदर तो कौन कौन सी है? सबसे पहले हम बात करेंगे ड्राई सेल की। ये इसका नाम है लिकलेंसिस सेल। इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक कंटेनर विच एक्ट एज ए एनोड। जिंक कंटेनर लिया, वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? यहाँ पर एनोड की तरह। एंड कैथोड इज ए कार्बन ग्रेफाइट रोड इज सराउंडेड बाय द मिक्सचर ऑफ ए पाउडर। किसका पाउडर लिया यहाँ पर आपने? मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का। कि द स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, जो स्पेस है इलेक्ट्रोड के बीच में उसको फिल्ड किया गया। मोस्ट ऑफ द पेस्ट कौन सा है यहाँ पर? अमोनियम क्लोराइड या फिर जिंक क्लोराइड। जो फिगर 3.8 देख सकते हो आप एनसीईआरटी के अंदर, कि द रिएक्शन अक्कर एट ए कैथोड एंड एनोड्स। तो रिएक्शन कौन सी होगी हमारे पास कैथोड और एनोड पे? ये देखिए यहाँ पर कि एनोड जिंक सॉलिड है, किसमें चेंज हो गया? Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन के अंदर। कैथोड पे हमारे पास मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस अमोनियम प्लस इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्ट रिएक्शन आपने याद करनी है, तो मैग्नीज ऑक्साइड प्लस मैग्नीज, यहाँ पर हाइड्रोक्साइड बीच में ब्रैकेट में डाल दोगे, प्लस अमोनिया निकल जाएगा। इन दिस रिएक्शन एट ए कैथोड मैग्नीज इज रिड्यूस फ्रॉम, किससे रिड्यूस कर रहा है? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट टू दी, आगे फर्दर +4 से किस में चेंज हो गया बेसिकली बच्चे? +3 के अंदर। कि अमोनिया प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन फॉर्म इज ए कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स विद Zn2 पॉजिटिव 2 किसकी फॉर्मेशन देगा यहाँ पर? एक कॉम्प्लेक्स की, जिंक NH3 और इसके ब्रैकेट के बाद 4O2 पॉजिटिव। इट इज़ ए पोटेंशियल अबाउट, किसकी जो पोटेंशियल होगी वो कितनी होगी? 1.5 वोल्ट होगी। यूजेस कहाँ यूज़ करेंगे इसका? इट इज़ यूज कॉमनली इन ए ट्रांजिस्टर एंड क्लॉक्स के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास मरकरी सेल क्या होता है? इसका फिगर 3.9 एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास इट कंसिस्ट ऑफ ए जिंक मरकरी अमलगम एज ए एनोड। द कैथोड इज द पेस्ट ऑफ ए मरकरी ऑक्साइड HgO एंड कार्बन पाउडर का यहाँ पर पेस्ट होगा। द इलेक्ट्रोलाइट कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए KOH और ZnO। द रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ ए जिंक रोड एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑफ ए मरकरी डाइऑक्साइड। अब देखो ये सिंपल आपने एज इट इज़ लर्न करना है। इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना कोई इसकी रिएक्शन के अंदर चेंजेस करेंगे हम। कि द इलेक्ट्रोड रिएक्शन ऑफ ए मरकरी सेल कैन बी रिटन एज, तो एट एनोड हमारे पास एनोड पे क्या होगा? ZnHg प्लस 2OH नेगेटिव चेंज इनटू ए ZnO प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड पे हमारे पास HgO प्लस वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो किस में कन्वर्ट हो गया? मरकरी प्लस 2OH नेगेटिव के अंदर। तो ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या बनेगी? जिंक Hg प्लस HgO और यहाँ पर ZnO और प्लस Hg बन जाएगी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल ऑफ द मरकरी सेल इज अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 1.35 वोल्ट। It remains constant as the overall cell reaction. No ions are be involved in this solution. कोई भी यहाँ पर बेसिकली ions involved नहीं होंगे solution के अंदर। कि whose concentration can change during the lifespan of the cell. It is a last longer। ये क्या होता है हमारे पास? last longer cell होगा। इसका यूज़ बेसिकली कहाँ यूज़ करते हैं? It is suitable for a लो करंट डिवाइस एंड लो हियरिंग एड्स और वॉचेस के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा बेसिकली सेकेंडरी बैटरीज क्या होंगी।
अब देखिए सेकेंडरी बैटरीज क्या होती हैं। ए सेकेंडरी सेल आफ्टर यूज वी कैन बी ए रिचार्ज बाय पासिंग ए करंट थ्रू इट, द अपोजिट डायरेक्शन शो दैट इट कैन बी यूज अगेन। इसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं। ए गुड सेकेंडरी सेल इज अंडरगो ए लार्ज नंबर ऑफ ए डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। उसका क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल होता है, मतलब उसको दोबारा फर्दर यूज कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले है लेड स्टोरेज बैटरी। इट कंसिस्ट ऑफ ए लेड एनोड एंड ए ग्रिड ऑफ ए लेड पैक्ड विद ए लेड डाइऑक्साइड एट ए कैथोड पे होगी, और 38% सॉल्यूशन ऑफ ए सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोलाइट। अब व्हेन ए बैटरी इज इन यूज, अब इस बैटरी का कैसे यूज करते हैं, देखिए इस केस के अंदर एट ए एनोड लेड लिया, यहाँ पर सल्फेट आयंस लिए तो PbSO4 प्लस क्या बना 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड पे क्या होगा, लेड ऑक्साइड प्लस SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो लेड सल्फेट प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो ओवरऑल रिएक्शन ऑफ ए सेल कैन बी रिटन एज, तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगी। जो इसमें से कटता है वो काट लेना आपने, बाकी इसको लिख देना एज इट इज। उसके बाद ड्यूरिंग द चार्जिंग द करंट इज पास थ्रू इन द टर्मिनल फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्स, द रिएक्शंस आर रिवर्स्ड एंड लेड सल्फेट एंड एनोड एंड कैथोड इज कन्वर्टेड, किस में कन्वर्ट होगा, लेड प्लस लेड ऑक्साइड के अंदर। इसका कहाँ यूज़ करते हैं, बेसिकली ऑटोमोबाइल्स और पावर इन्वर्टर के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास निकल कैडमियम बैटरी। क्या होती है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कैडमियम एनोड। इसमें कैडमियम क्या होगा, एनोड होगा। मेटल ग्रिड कंटेनिंग क्या होगी इसके अंदर, निकल डाइऑक्साइड ऑन ए कैथोड। और उसके बाद हमारे पास पोटासियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, इन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर। कि द ओवरऑल सेल रिएक्शन ऑफ ए निकल कैडमियम ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग, तो क्या बनेगी, कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड चेंज इनटू कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल। इट हैज़ ए longer life and lead storage cell is most expensive to a manufacturing, इसका मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही एक्सपेंसिव है। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास फ्यूल सेल। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए फ्यूल सेल का डायग्राम देख लीजिए। सबसे पहले हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। अब इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ से हाइड्रोजन गैस, यहाँ से ऑक्सीजन गैस एंटर कर रही है। कि गैल्वेनिक सेल आर दी डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए कंबस्शन ऑफ ए फ्यूल लाइक एज ए हाइड्रोजन। अब ये बेसिकली क्या है कि जो गैल्वेनिक सेल है डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ ए कंबस्शन। अब एनर्जी की जो कंबस्ट हो रही है बेसिकली यहाँ पर फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन या मिथेनॉल एक्सेट्रा डायरेक्टली टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज ए फ्यूल सेल। अब यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर H2O2 is a fuel cell. It is a one of a most successful cell used in the reaction of a hydrogen and oxygen to form is a water. ये वाटर की फॉर्मेशन देगा। कि द सेल वाज यूज फॉर ए प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ ए, कहाँ प्रोवाइड करता है ये, अपोलो स्पेस प्रोग्राम के अंदर। याद रखना, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि द वाटर वेपर प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन वर ए कंडेंस एंड एडिड टू द ड्रिंकिंग वाटर टू सप्लाई द एस्ट्रोनॉट्स। क्लियर है बच्चों। उसके बाद कंस्ट्रक्शन देख लेनी है भैया आपने। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर बबल्ड थ्रू इन द पोर्स, यहाँ पर बबल्स बनते हैं। कार्बन इलेक्ट्रोड एंड कन्वर्टेड इनटू ए एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए हाइड्रोक्साइड। अब इस केस के अंदर देखिए क्या होगा कि कैटलिस्ट लाइक इज ए फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम एंड प्लेडियम मेटल्स इज इनप्रोवेरिएटेड बाय इलेक्ट्रोड्स। कि फॉर इंक्रीजिंग द रेट ऑफ ए इलेक्ट्रोड इन द रिएक्शंस, तो हमारे पास एनोड पे क्या होगी, हाइड्रोजन प्लस 4OH नेगेटिव वाटर में डाइवर्ट होगा प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे हमारे पास O2 प्लस 2H2O 4 इलेक्ट्रॉन्स 4H में चेंज होगा। ओवरऑल रिएक्शन क्या बनेगी, H2O2 प्लस क्या बन जाएगा 2H2O। अब इसके एडवांटेजेस क्या है हमारे पास, एडवांटेज देखिए कि द सेल रनिंग कॉन्टिन्यूसली एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर सप्लाइड। उसके बाद जब तक रिएक्टेंट सप्लाई करोगे तब तक सेल क्या करेगा, कार्य करेगा। कि फ्यूल सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद इन एफिशिएंसी अबाउट कितनी है इसकी 70% एज कम्पेयर टू दी थर्मल पावर प्लांट की कितनी होती है, मोस्टली 40%। उसके बाद है फ्यूल सेल इज द पोल्यूशन फ्री, ये बेसिकली क्या होगा, पोल्यूशन फ्री होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये था हमारे पास प्रॉपर चैप्टर। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आएंगे आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।